बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग। एक्सप्रेसो में आपको खुश आमदीद कहेंगे। मैं हूँ अर्मिला हसन और मैं हूँ इमरान हसन। इस उम्मीद और दुआ के साथ कि आप खैरियत से हैं। आप सबको यौम दिफाए पाकिस्तान की मुबारकबाद भी। इस अहद और इस अज़्म की तजदीद का दिन है कि कौमें अपनी ज़िंदगी में आने वाले किसी भी मुश्किल दिन का जवाबमंदी से मुकाबला किया करती हैं, और जब भी अपनी हालत चाहे जैसी भी हो, लेकिन जब भी किसी कौम की जानिब मैली आंख से देखा जाता है, मैली निगाह से देखने की कोशिश की जाती है, तो वो कौम उस आंख को फोड़ दिया करती है। आज का दिन हमें, वैसे तो पाकिस्तान की 75 साल तारीख़ में हर दिन ही एक नया होता है इस लिहाज से, और हर दिन कई बहादरी की दास्तानें रकम होती हैं, लेकिन 6 सितंबर इस हवाले से खुसूसी अहमियत का हामिल है, जब पाकिस्तान की कौम ने, पाकिस्तान कौम ने और पाक अफवाज ने मिलकर इस मादरे वतन का दिफा किया और दुश्मन के दांत खट्टे किए। बिल्कुल, और आज ये दिन हम सेलिब्रेट करेंगे, इस तरह से सेलिब्रेट करेंगे कि जो इस जंग के गाजी हैं उनसे आपकी मुलाकात करवाएंगे, कुछ शोहदा की फैमिली से भी आपकी मुलाकात करवाएंगे। प्रोग्राम में हम खुसूसी तौर पर आज 6 सितंबर के हवाले से बात करेंगे। जी, कौमों की ज़िंदगी में कुछ दिन ऐसी अहमियत के हामिल होते हैं जिसके बायस उनका तशख़्ख़ुस एक जो गयूर और जुर्रतमंद कौम का होता है। पाकिस्तान की तारीख में 6 सितंबर एक ऐसा ही बड़ा दिन है। ये वो दिन है जब पूरी कौम चैन की नींद सो रही थी, लेकिन पाक सरहद के निगरानों की आंखें खुली थीं। इसी दौरान दुश्मन ने हमारे प्यारे पाकिस्तान पर हमला करते हुए गीदड़ बबकी लगाई कि वो अपना नाश्ता लाहौर पहुंचकर करेगा, लेकिन वतन के बहादुर बेटों ने ऐसा जवाब दिया कि जो नाश्ता लाहौर करने चले थे, जिंदगी भर का खाना भूल गए। इसी दिन की मुनासबत से पूरी पाकिस्तानी कौम हर साल 6 सितंबर को यौम दिफाए पाकिस्तान मनाती है। बिल्कुल, 6 सितंबर 1965 की जंग पाकिस्तानी कौम के लिए वक़ार और लाजवाल इस्तक़लाल का इस्तारा है। ये वही दिन है जब पाक फौज ने मुल्क की सरहदों का दिफा बाकायदा एक बावकार अंदाज में मुअस्सर बनाया, और महज आज़ादी के चंद साल के बाद पाकिस्तान के ऊपर ये जंग मुसल्लत की गई, लेकिन पाकिस्तान ने यह साबित किया कि हम अपने वतन का दिफा करना जानते हैं। उस दिन मुहिब वतन पाकिस्तानी शहरी अपनी पाक फ़ौज के साथ खड़े थे, यकजहती का मुजाहिरा कर रहे थे, और ये आने वाली नस्लों के लिए एक बेहतरीन मिसाल है कि जब एक कामयाब फ़ौज के पीछे एक कौम का साथ ज़रूरी है। जब कौम साथ होती है तो कोई दुनिया की ताकत, चाहे फ़ौज और वो तादाद में कम क्यों ना हो, वसाइल में कम क्यों ना हो, उसको हरा नहीं सकती। और वतन अज़ीज़ के हवाले से अगर हम उसकी नज़रियाती और जोग्राफियाई सरहदों की बात करते हैं, तो इसकी हिफाजत को ज़िंदगी की सबसे पहली और बड़ी तरजीह बनाकर इस शऊर को अगली नस्ल तक पहुँचाना, ये हमारा नस्ब लहर है, हमारी पाक अफवाज का, हमारी कौम का। और आज के दिन ये पैगाम है। और जैसा कि मैं जिक्र कर रहा हूँ कि ये दास्तानें, जंग सितंबर की दास्तानें, तो इसलिए चूँकि एक बड़ा दिन था याद रह गया, लेकिन ऐसी दास्तानें हर रोज़ लिखी जाती हैं हमारी सरहदों के ऊपर। हमारे इदारे जो कि हमारी हिफाजत के लिए, जिनके जवान, जिनके अफसरान ये काम कर रहे हैं, और फिर हमारी कौम के वो लोग जिनका इसमें हिस्सा है, वो रोज़ाना ऐसी दास्तानें रकम कर रहे हैं। लेकिन ये जंग सितंबर और 6 सितंबर ख़ास तौर पर किस तारा है उन सभी अपने शोहदा और गाजियों को खिराज तहसीन पेश करने का। आज हमारे साथ इसी हवाले से हम 1965 की जंग सितंबर की बात करें तो इस जंग के गाजी लेफ्टिनेंट कर्नल रिटायर्ड मोहम्मद शाहबाज साहब मौजूद हैं, जो कि तमगा इम्तियाज़ मिलिट्री हैं। यूनिट 17 पंजाब हैदरी से, बड़ी मशहूर यूनिट है पाक फौज की, आलूम से उनका ताल्लुक़ है। उनसे ज़रा बात करते हैं और उनसे ज़रा एक तो कुछ उनकी यादें ताज़ा करते हैं, और दूसरा ये भी जानने की कोशिश करते हैं कि उस वक्त के मुकाबले में जब दुश्मन हमें इंतहाई कमज़ोर समझ रहा था, अब हम कहाँ खड़े हैं, हमने कितना इंप्रूव किया। सो कर्नल साहब से हम इसी हवाले से बात करते हैं। कर्नल साहब कि आपने हमें ज्वाइन किया। ऑब्वियसली हम जिस दिन को याद कर रहे हैं और जिस तरह से आज का दिन हम सेलिब्रेट करें, हम चाहेंगे कि जो कुछ आपने अपनी आंखों से वहाँ विटनेस किया उस जंग के दौरान, या वहाँ पे जो नौजवानों का, जवानों का मोरल था, उसके हवाले से कुछ शेयर करें हमारे साथ। कम होगी आपकी, आपको आवाज़ आ रही है कर्नल साहब? ये आपकी बहुत हल्की आवाज आ रही है, थोड़ी ऊंची कर दें। जी जल साहब, कल साहब हम आपसे पूछना चाह रहे हैं जंग सितंबर की आपकी आवाज ठीक आ रही है, मोहतरमा की आवाज ठीक नहीं आ रही। ठीक है, ठीक है। चले, आपसे हम पूछना ये चाह रहे हैं, जो कि अर्मिला का सवाल था, मैं रिपीट कर देता हूं कि कुछ एक तो मोरल क्या था उस वक्त जिस वक्त जंग सितंबर हम पे मुसल्लत की गई, और कुछ भी यादें जो आप हमारे साथ शेयर कर सकें इस दिन के हवाले से। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। एक्चुअली ISPR के साथ से मैं पिछले 10-11 साल से मुख्तलिफ चैनल्स पे 6 सितंबर के हवाले से बातचीत करता रहा हूँ, लेकिन इस दफ़ा मुझे सिडनी आना पड़ा, ऑस्ट्रेलिया। तो मैं शुक्रगुजार हूँ TV 92 का कि उन्होंने वक्त निकाला और मुझे मौका दिया कि मैं 6 सितंबर के हवाले से बातचीत कर सकूँ अपनी 17 पंजाब हैदरी के हवाले से, जिसमें मेजर राजा अजीज़ भट्टी निशान हैदर उन्होंने हासिल किया और शहादत
पाई 12 सितंबर को। जी उस से मेजर शफकत बलोच, बाद में लेफ्टिनेंट कर्नल रिटायर्ड शफकत बलोच साहब, जिन्होंने ओडेरा के ऊपर दफाई पोजीशन इख्तियार की जी और एक पूरा समा बांधा दफा का पूरे ब्रिगेड के लिए। मैं इस बातचीत को सिर्फ 3 हिस्सों में बताऊंगा, ताकि पहला हिस्सा जो है ओडेरा का दफा, जी उसके बाद वहाँ से जब विड्रॉ करके BRP के ऊपर आए जी तो राजा अजीज भट्टी निशान हैदर का क्या रोल था, और तीसरी बात यह है कि स्पिरिट ऑफ 1965 के मतलब जी जी आप सब लोगों को अगर याद होगा कि फील्ड मार्शल अयूब खान ने जब वो 3.5 मिनट की तकरीर की थी जो अबूतुल्लाह शहाब साहब ने उनके लिए लिखी थी, जी उस वक्त पूरी कौम जो है, जब उन्होंने कहा कि पूरी कौम जो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के दिल धड़कते हैं वो दुश्मन के ऊपर, अगर आपके पास क्लिप है उसको प्ले कर दें तो ये बड़ा एक बहुत अच्छा मौका होगा कि उसने दैट इज व्हाट पूरे नेशन को यकजा इकट्ठा कर दिया। और सोचूं कि इस पाकिस्तान भी हमारे साथ था, इस पाकिस्तान से लेके डंडी कोतों से लेके कराची तक, तो ये स्पिरिट थी। उसकी मैं बाद में बात करूंगा। सबसे पहले क्योंकि ये हमें इतला मिल चुकी हुई थी 6 सितंबर को कि दुश्मन के हमला करने के लिए, तो मेरी यूनिट जो थी 17 पंजाब वो 103 ब्रिगेड का हिस्सा थी बरकी सेक्टर में। जी जो मेन अप्रोच थी वो थी वागा सेक्टर में, और हमारा ऑक्सिलरी एफर्ट आना था बरकी सेक्टर में। 103 ब्रिगेड जो है, उस जमाने में 2 यूनिटें हुआ करती थी हर ब्रिगेड में, एक 12 पंजाब थी जी। और एक 17 पंजाब थी हमारी यूनिट। जी और ये दफाई इख्तियार जो है ब्रिगेड की एडवांस पोजीशन जो है वो ओडेरा ड्रेन पे टास्क दिया गया था। मेजर बाद में लेफ्टिनेंट कर्नल शफकत बलोच मरहूम साहब को इनको सतारा जुर्रत मिला। एक्चुअली दफाई पोजीशन उन्होंने इख्तियार की ओडेरा ड्रेन के ऊपर, और सूरत हाल ये थी कि 5 और 6 की रात को, 5 को रखी कर ली थी, लेकिन 5 और 6 की रात को जब हुक्म मिला तो हमारी यूनिट जो है वो जो एक तो डेल्टा कंपनी थी जिसकी कमांड शफकत बलोच साहब कर रहे थे, वो गाड़ियों में बैठ के उनको पहले पहुंचाया गया। तो रात का तकरीबन 12-1 बजे का टाइम होगा जब वो डेरा ड्रेन पे पहुंचे, तो शफकत बलोच साहब की जैसे आदत थी, बड़े वो जवानों में पॉपुलर थे, तो शफकत बलोच साहब भी, राजा अजीज भट्टी साहब, ये बड़े हरदिल अजीज ऑफिसर हुआ करते थे हमारी यूनिट के। जी तो वो शफकत बलोच साहब ने कहा अच्छा भाई चाय शाय बनाओ भाई, और मोर्चों के खोदने के लिए, क्योंकि मोर्चे तो पहले ही मार कर, अब खोदने की तैयारी शुरू की। अच्छा जो ही उन्होंने मोर्चे खोदने की तैयारी की तो काफी जो लोग थे वो बॉर्डर से वापस आ रहे थे, तो उसमें बड़ी परेशानी हुई। तो शफकत बलोच साहब ने कहा कि ये तो भी अचानक किधर से आ गया, किसी तो उनका हमला हो गया। तो वो शफकत बलोच साहब अपनी जीप लेके थोड़ा सा आगे गए, तो आगे से वो लोगों ने रोका उनको, बॉर्डर से लोग जितने गाँव थे ठीक वो है। वापस आ रहे थे। अच्छा कल साहब, शफकत बलोच साहब ने फौरन आके दफाई जी। पोजीशन इख्तियार की। ठीक है। और यहाँ पर भी एक चीज मैं बताना चाहता हूँ कि अल्लाह ताला ने कैसे मदद की हमारी रिकालस। मैं पहले इसको अडियाला ड्रेन को खत्म कर देता जी। हूँ। इसके अंदर एक मौजा जो है मैं दिखाना चाह रहा हूँ आपको कि शफकत बलोच साहब ने अपनी जल्दी के अंदर वो जो अपनी कंपनी थी उसको दफाई पोजीशन इख्तियार की, और उसके अंदर रिकॉलेस राइफल्स 2 थी हमारी, 2 ही होती थी कंपनी के अंदर, एक दाईं तरफ लगाई एक बाईं तरफ, यानी कि एक नॉर्थ और साउथ में। तो उसके अंदर जो अल्लाह ने मौजा किया जी। कि रिकॉलेस राइफल इतना एक्यूरेट वेपन नहीं है उस जमाने में, 65 वार में भी तो इतना, लेकिन अल्लाह ताला का करम हुआ कि हमारा जो हवलदार मुंसफ साहब उसने पहला शॉट मारा, जी। गोला मारा, तो वही टैंक को हिट कर गया। अभी जो दूसरा था वहां से भी एक गोला मारा तो आरआर का, वो दूसरे टैंक को हिट कर गया। तो दुश्मन जो था वो परेशान हो गए, क्योंकि उस जमाने में एक डिफेंस एंड ब्रॉड फ्रंट का कॉन्सेप्ट होता था। बिल्कुल सही है। अच्छा कल साहब, चूंकि वक्त मेरे पास कम है, मैं चाहता हूं इस वक्त को यूटिलाइज किया जाए, आपकी मौजूदगी से फ़ायदा उठाया जाए। सर, हमारी जो मिलिट्री हिस्ट्री है, ख़ास तौर पे इन 75 सालों की हम अगर बात करें, क्योंकि मुसलमानों की तो जिहाद की जो तारीख़ है, जंगी तारीख़ है, वो बड़ी रोशन है और उसका एक बहुत बड़ी लेगेसी है। लेकिन मैं ख़ास तौर पर पाकिस्तान के हवाले से अगर हम अपनी मिलिट्री हिस्ट्री की बात करें, 6 सितंबर की क्या अहमियत है कल साहब, और इस दिन से हमें क्या मैसेज आपके ख्याल में मिलता है हमारी अस्करी तारीख को देखते हुए? 6 सितंबर की जो तारीखी अहमियत वो इसलिए है कि पूरे का पूरी कौम जो थी वो कॉल के ऊपर यकजा हो गई। स्पिरिट ये थी कि इसके अंदर मैं थोड़ा सा आपको बताऊं कि पूरे के हम भी इस जंग के अंदर ही यूनिट में आए थे, दाखिल हुए थे, तो पूरा लाहौर जो है और पूरा जो कौम थी
पूरी एक यकजा तस्वीर हो गई इकट्ठी थी, और ये स्पिरिट थी, वो स्पिरिट अल्लाह करे कि पाकिस्तान में दोबारा आ जाए। 6 सितंबर की अहमियत ये है कि बुनियादी तौर पे ये कश्मीर के मसले के हवाले से लड़ी जा रही थी। आपको याद होगा कि कश्मीर के मुजाहिदीन जो थे वो वहाँ लड़ना शुरू किया, और छम जोड़ियाँ सेक्टर के अंदर 1 सितंबर को जनरल अख्तर हुसैन मलिक साहब ने अपना जो अटैक था वहाँ लॉन्च किया हुआ था, तो वो उसके रिएक्शन में इंडियंस ने अचानक हमला किया बॉर्डर के ऊपर, जो हमें पहले किया गया कि इंटरनेशनल बॉर्डर पे नहीं आएगा। तो इसके अंदर मैं एक और आपके वाक़या बताऊं कि 1948 की जो कश्मीर जंग थी उसके अंदर हमारी यूनिट ने हिस्सा लिया था, और ब्रिगेडियर नौशरवान खान उस यूनिट में थे, और वो एक बड़ा मशहूर वाक़या है कि उन्होंने तोप जो है वो डिसमेंटल करके उसको रस्सों के साथ चीड़ के दरख्तों के साथ बांध के ऊपर से फाइल कराया और दुश्मन वहां भाग गए। तो ये एक लिंकेज है कश्मीर की लड़ाई के साथ 1965 की लड़ाई। तो 1965 की इसलिए अहमियत बहुत बढ़ जाती है कि एक जो 65 की लड़ाई है इसने तमाम सियासी जमातों को, तमाम कौम को यकजा कर दिया। तो कल साहब उस वक्त जो जंग की सलाहियत थी वो भी मुख्तलिफ थी, और जंगी जो तरीक़ा कार थे वो भी मुख्तलिफ थे। मौजूदा दौर में जिसे हम 5th जनरेशन वॉरफेयर कहते हैं, इसमें जंग का तरीका कार भी मुख्तलिफ है, और दुश्मन के वार करने का तरीका भी मुख्तलिफ है, और डेफिनेटली हमने विद द टाइम ग्रो तो किया है। आप उस वक्त में और आज के वक्त में जो जंगी चैलेंजेस हैं कल साहब, उनको आप कैसे देखते हैं? जो उस वक्त के चैलेंजेस थे और जो आज के चैलेंजेस है, उसका क्या मवाजना आप? शुक्रिया, आपने बड़ा अच्छा एक पॉइंट रेज किया कि 65 की लड़ाई में ज्यादातर वो जंग जो थी वो सेकेंड वर्ल्ड वार की एक्सटेंशन में चल रही थी। उसी तरीके से चिमेंडा की लड़ाई के मुताबिक आपने सियालकोट में सुना होगा, जो टैंकों की बहुत बड़ी लड़ाई थी। तो अभी तक वो वेपनरी जो सारी थी स्वाय अमेरिकन इक्विपमेंट के जो हमें अमेरिका से मिली थी, अर्कालेस राइफल वगैरह, अदरवाइज जो कॉन्सेप्ट था, अयूब खान साहब ने एक डिफेंस ब्रॉड फ्रंट दिया था, और डिफेंस ब्रॉड फ्रंट था कि आगे हम 1/3 फौज दिफा में लगाएंगे, 2/3 पीछे, और उनको जाके वो फिर पीछे से इनसर्कल करके हमला करेंगे। लेकिन और कोई बुनियादी खास तब्दीली नहीं थी। वेपन्स भी इतने इम्प्रूव नहीं थे। आजकल 2022 के अंदर जब आप बात करते हैं तो इसके अंदर एक 5th जनरेशन वॉर भी चल रही है। इसके अंदर से मुदाखलत करके जासूसी के अंदर लोगों को कमजोर किया जा रहा है। आप देखें कि अभी ड्रोन का कॉन्सेप्ट आ गया, उस वक्त कोई ड्रोन का कॉन्सेप्ट नहीं था। हवाई जहाज हमारे थे PF के, और बड़े सक्सेसफुली उन्होंने ऑपरेशन लॉन्च किए, और उनको पहले 2 दिन के अंदर ही पाकिस्तान एयरफोर्स ने उनको दिफाई पोजीशन पे इख्तियार कर लिया, और हमने एयर सुपीरियरिटी हासिल कर ली थी। आपको याद होगा कि पसूर के बाद पास एक नेट जहाज को F-16 ने F-104 होते थे उस जमाने में, बगैर गोली चलाए उन्होंने उसको लैंड करा दिया। यानी कि सिर्फ उसके डर से वो लैंड कर गए। सही। आजकल का माहौल जो है वो थोड़ा वेपनरी बहुत एडवांस हो चुकी हुई है। जैसे ड्रोन है, वो किसी जगह से भी आप फायर करके बैट करते हैं, और जैसे अमेरिका से ईरान इराक की वार आपने देखी है, उसके अंदर इम्प्रूवमेंट आई है, यानी इम्प्रूवमेंट आई है, और भी चैलेंजेस हैं। आप जिस तरह से कह रहे हैं, हम चाहेंगे कल साहब जाते जाते, ऑब्वियसली हमारे सेगमेंट का वक्त खत्म हो रहा है, हम चाहेंगे कि हमारी आज की जनरेशन को ऑब्वियसली बहुत आप लोगों ने एक चीज़ को विटनेस किया है, उसको देखा है, आपने उन मोरल्स को देखा है जो उस वक्त वहाँ पे लोगों के थे। अब क्या मैसेज देंगे यौम दिफा की मुनासबत से? मैं इसी को अहमियत ये दूंगा कि इस यौम दिफा के लिए अभी भी हमें इकट्ठा हो जाना चाहिए। अभी देखें जो फ्लड की सूरत हाल मुल्क में आई हुई है, इस पे भी पूरी कौम यकजा है, और पूरी कौम जब तक इकट्ठी नहीं होगी, फौज अकेले कुछ नहीं कर सकती। ये आप बात ज़हन नशीन कीजिएगा। कौम और फौज इकट्ठे मिलकर सारा काम करते हैं। और 65 की लड़ाई का जो हाल मार्क है, जो सबसे सुनहरी चीज है, वो ये है कि फौज और कौम इकट्ठे हो गए। मैं आपको एक छोटी सी मिसाल देता हूँ। शफकत बलोच साहब जो वडेरा के हमारे डिफेंडर थे, उनको एक सोने का हार कराची से पार्सल के जरिए मिला, और उसके अंदर एक खातून थी कराची की। उन्होंने लिखा कि मैं बेवा हो गई हूँ, मेरे सास ने मुझे ये हार दिया था जो मैंने अपनी बहू को देना था, लेकिन मैं ये समझती हूँ कि आपने पाकिस्तान का दफा किया है, तो मैं ये हार आपकी खिदमत में पेश करती हूँ। अब देखें कहाँ लाहौर है, कहाँ कराची है, कहाँ सोच है,
کیونکہ ان کے خامد بھی شہید ہو چکے تھے سن 47۔ بالکل کنل صاحب، یہ تو ایسے واقعات ہیں کہ شاید ہم بات کرتے رہیں گے اور آنے والے وقت میں بھی بڑی مشکل سے وہ ہار، میں آپ کو مکمل وہ بڑی مشکل سے ہار پھر ان کو واپس کیا گیا۔ اس زمانے میں ٹیلی فون تو تھے نہیں، وہ پھر پارسل کر کے ان کا نہیں، یقینی طور پہ کنل صاحب بہت جذبہ تھا، اور شاید یہ جذبہ ہی تھا جس نے انتہائی محدود اور کم وسائل کے باوجود ہمیں اس قابل بنایا کہ ہم اس جنگ کو پائے، اور آج ہم پرفخر انداز میں اپنی عسکری تاریخ میں اس کو لکھتے ہیں۔ ہمارے لیے کوئی ایسا واقعہ نہیں ہے جس پہ ہمیں شرمندگی ہوتی ہے، ہم فخر سے کہتے ہیں کہ ہم نے یہ جنگ لڑی، ملک کا دفاع کیا اور جیتے، اور مسلط کی بھی جنگ جیتی۔ کنل صاحب تھینک یو ویری مچ۔ لیفٹیننٹ کرنل ریٹائرڈ محمد شہباز تمغہ امتیاز ملٹری ہمارے ساتھ موجود تھے، جنگ ستمبر کے کچھ واقعات کا بھی ذکر کر رہے تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے جو نیو جنریشن وارفیئر ہے، 5th جنریشن وارفیئر ہے، اس کا بھی تھوڑا سا تذکرہ کیا، اگرچہ یہ ٹاپک بہت براڈ ہے، اس پہ بہت زیادہ بات ہو سکتی ہے، لیکن ہم محض اس کو چھو کر اس لیے گزرے چونکہ آج بھی پاکستان کے لیے چیلنجز اتنے ہی ہیں، لیکن الحمدللہ آج بھی ہم نے ہماری ملٹری نے، ہماری قوم نے اس حوالے سے ضرور اپنے آپ کو بہتر کیا ہے۔ وی بلیو کہ پاکستان پہ، جیسے کہ آپریشن سوئفٹ ریٹارٹ آپ کو یاد ہوگا 2019 جب بھی پاکستان پہ کچھ مسلط کیا گیا، پاک فوج نے اس کو بہتر طریقے سے رسپونڈ بیک کیا، خاص طور پہ پاکستان ایئر فورس نے۔ اور چونکہ ایئر فورس کا ذکر ہے، جنگ ستمبر کا ذکر ہو، ایئر فورس کا نہ ہو، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ یہ جنگ بیسیکلی ہوائی جنگ تھی جس میں ہم نے اپنی برتری ثابت کی اور مسلسل کرتے آئے۔ اسی حوالے سے ایک ڈاکومنٹریز کا سلسلہ ہے جو ہم آپ کو دکھا رہے ہیں۔ آج 6 ستمبر کے حوالے سے جو تعلقات عامہ کا شعبہ ہے ایئر فورس کا، انہوں نے 6 ستمبر کے حوالے سے بھی ایک ڈاکومنٹری جاری کی ہے، آپ کو دکھاتے ہیں۔ بھارتی فوج نے جی ٹی روڈ سے پے در پے حملے شروع کر دیے۔ سرحد پر ہندوستانی نقل و حرکت کا مشاہدہ سب سے پہلے پاک فضائیہ کے موبائل آبزرور یونٹ نے کیا، اور کمانڈر ان چیف ایئر مارشل نور خان نے صدر ایوب خان کو بھارت کی طرف سے جنگ کی اس کارروائی کی اطلاع دی۔ بھارتی فوج ایک ہی دن میں لاہور پر قبضہ کرنے کا منصوبہ بنا چکی تھی، حتیٰ کہ بھارتی اخبارات سے کہا گیا کہ وہ 6 ستمبر کی شام کو اہم اعلان کا انتظار کریں، لیکن بھارتی ناپاک عزائم کو پاک فضائیہ کے شاہینوں نے خاک میں ملا دیا۔ جنگ ستمبر میں ہندوستانی زمینی اور فضائی افواج کے درمیان کوئی ربط نہیں تھا، اور بھارتی فضائیہ کے پاکستان پر حملے غیر منظم دکھائی دیے۔ 6 ستمبر کو صبح پاک فضائیہ کے طیارے کامبیٹ ایئر پیٹرولنگ پر تھے جب ان کا رخ کیسر ریڈارز نے بھارتی فضائیہ کے 4 مسٹیئر طیاروں کی طرف کیا جو وزیر آباد کے قریب پاکستانی ریل پر حملہ کرنا چاہتے تھے۔ طیارے میں خرابی کی وجہ سے فلائٹ لیفٹیننٹ امجد کو سرگودھا واپس آنے کی ہدایت دی گئی، جبکہ فلائٹ لیفٹیننٹ آفتاب عالم نے اکیلے ہی 4 بھارتی طیاروں کا مقابلہ کیا۔ آواز کی رفتار سے تیز پرواز کرتے ہوئے فلائٹ لیفٹیننٹ آفتاب نے بھارتی طیاروں کو مار بھگایا۔ فلائٹ لیفٹیننٹ آفتاب تاریخ کے پہلے پائلٹ ہیں جنہوں نے سپر سونک طیارے سے دشمن کے طیارے کو شوٹ ڈاؤن کیا۔ دریں اثنا چھم سیکٹر میں پاک فوج کو کلوز ایئر سپورٹ فراہم کرنے کے لیے اسکواڈرن لیڈر سجاد حیدر کی قیادت میں 19 اسکواڈرن کے 6 سیبر طیارے پشاور سے روانہ ہوئے۔ ٹینکوں میں لاہور کی طرف بڑھنے والی بھارتی فوج کو روکنے کے لیے اس فارمیشن کو لاہور کی طرف موڑ دیا گیا۔ سجاد نے اپنے 2 ونگ مین کو ٹاپ کور فراہم کرنے کا حکم دیا اور خود بھارتی ٹینکوں پر 4 جہازوں کی فارمیشن میں فضائی حملے کی قیادت کی۔ اس فارمیشن نے کامیابی سے بھارتی فوج کو نشانہ بنایا اور ان کی پیش قدمی کو اس مقام پر روک دیا۔ بھارتی فوج نے بعد میں اس بات کا اعتراف کیا کہ پاک فضائیہ نے اس قافلے کی تمام تر گاڑیاں اور ٹینک ناکارہ کر دیے تھے۔ پاک فضائیہ کے اس حملے نے سرحد کے ساتھ ہندوستانی فوج کی لائنوں کو درہم برہم کر ڈالا اور پاکستانی فوج کو مضبوط پوزیشن قائم کرنے میں مدد دی۔ جنگ ستمبر کے دوران وطن کی فضائی سرحدوں کی حفاظت کے لیے دن رات پاک فضائیہ کے ہوا بازوں نے پروازیں جاری رکھیں۔ اس کے علاوہ بہترین جنگی حکمت عملی کے تحت ایئر مارشل نور خان کی کمان میں پاک فضائیہ نے ایک ہی دن میں بھارتی فضائیہ کے بیشتر ہوائی اڈوں پر حملہ کر کے ان کو ناکارہ بنا دیا۔ ان حملوں میں پشاور، سرگودھا اور ماڑی پور کے ہوائی اڈوں سے پاک فضائیہ کے شاہینوں نے بھرپور حصہ لیا۔ ان حملوں میں اسکواڈرن لیڈر سرفراز رفیقی شہید، اسکواڈرن لیڈر ایم عالم، اسکواڈرن لیڈر سجاد حیدر، فلائٹ لیفٹیننٹ سعد حاتمی، اسکواڈرن لیڈر رئیس رفیع، فلائٹ لیفٹیننٹ سیسل چودھری، اسکواڈرن لیڈر نجیب خان اور فلائٹ لیفٹیننٹ یونس حسین شہید جیسے مایہ ناز ہوا بازوں نے بجلی کی سی تیزی کے ساتھ حملہ آور ہو کر دشمن کے کئی جہاز مار گرائے۔ اسکواڈرن لیڈر ایم عالم اور اسکواڈرن لیڈر سجاد حیدر آدم پور اور پٹھان کوٹ کے ہوائی اڈوں پر دشمن کے کئی جہاز تباہ کر کے کامیاب لوٹے
तो दूसरी तरफ स्क्वाड्रन लीडर सरफराज रफ़ीकी और फ्लाइट लेफ्टिनेंट यूनुस हुसैन ने पलवाड़ा के मकाम पर दुश्मन के लातादाद तैयारों का जमामर्दी से मुकाबला करते हुए जाम शहादत नोश किया। 6 और 7 सितंबर की दरमियानी रात में माड़ीपुर से पाक फ़ज़ाइया के बमबार तैयारों ने भारतीय हवाई अड्डों पर पै दर पै हमले करके भारतीय फ़ज़ाइया की कमर तोड़ी। इन बमबार हवाबाजों में स्क्वाड्रन लीडर शब्बीर आलम सिद्दीकी शहीद और स्क्वाड्रन लीडर असलम कुरैशी शहीद काबिल ज़िक्र हैं, जिन्होंने एक रात में 3 बार इंतहाई कठिन सूरत हाल में परवाज़ करते हुए भारत के जामनगर हवाई अड्डे पर हमला किया। स्क्वाड्रन लीडर शब्बीर आलम सिद्दीकी का जज्बा हुब्बुल वतनी इतना बुलंद था कि एक ही रात में भारतीय हवाई अड्डे पर 2 फ़ज़ाई हमलों के बाद भी उन्होंने तीसरे हमले के लिए खुद को रज़ाकाराना तौर पर पेश किया। जामनगर पर तीसरे हमले के दौरान स्क्वाड्रन लीडर शब्बीर आलम का जहाज़ भारतीय तैयारा शिकन तोपों का निशाना बना और वो अपने नेविगेटर स्क्वाड्रन लीडर असलम कुरैशी के हमरा जाम शहादत नोश कर गए। बेमिसाल हुब्बुल वतनी और जुर्रत के मुजाहरे पर हुकूमत पाकिस्तान ने कौम के इन बहादुर सपूतों को सितारा जुर्रत से नवाजा। डॉक्यूमेंट्री आपने देखी, अभी हम एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। आप देखते रहिए एक्सप्रेसो। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। ब्रेक के बाद हाजिर हो चुके हैं जनाब, और अब बारी है हमारे सेगमेंट माइंड मैटर्स की, जिसमें वकार अहमद मलिक आज हमारी मुलाकात करवा रहे हैं कदीर गिलानी से, जिन्होंने अपनी वालिदा के साथ बाइक के ऊपर हज़ारों किलोमीटर का सफ़र किया है। कहाँ गए, उनका ये जर्नी कैसा रहा, देखते हैं आज के सेगमेंट माइंड मैटर्स। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं वकार अहमद और आप देख रहे हैं माइंड मैटर्स। और आज जिस माइंड को हम घेर के एक्सप्रेसो में लाए हैं वो कमाल माइंड है, बहुत ही कमाल दिमाग है, कमाल ख्वाब सोचता है, सिर्फ ख्वाब देखता नहीं है बल्कि उनकी ताबीर जो है वो भी हासिल करता है। और वो ख्वाब जो हैं उनका जो कद है वो इस तरह का है कि यहाँ पाकिस्तान में जो माउंटेन्स या ट्रैकिंग के हवाले से जो भी शौक़ रखता है, शायद ही कोई ऐसा फ़र्द हो जिसने ये ख्वाब ना देखा हो, इंक्लूडिंग मुस्तनसर हुसैन तारड़। और वो ख्वाब ये था कि बकरवाल जो ट्राइब है जो कि हज़ारों सालों से सफ़र करता है और उसका जो बिला मुबालगा नहीं सैकड़ों हज़ारों किलोमीटर का जो सफ़र है वो उस सफ़र में उनके साथी बने और वो देखें कि ये किस तरीके से, क्योंकि उनका एक पूरा एक कल्चर है, पूरी उनकी सकाफ़त है। मेरे साथ इस वक्त हैं कदीर गिलानी साहब और उनके साथ उनका बेटा है मतीब, जिन्होंने हाल ही में बकरवाल ट्राइब के साथ सफ़र किया। और बकरवाल ट्राइब के साथ जो सफ़र है उनका वो 85 दिन पे मुश्तमिल है। उसके हवाले से इतने सारे सवालात हैं मेरे। और इसके अलावा कदीर गिलानी साहब को आपने सोशल मीडिया या बहुत सारे हवालों से देखा होगा। इसमें से एक बहुत ही मजबूत हवाला ये है कि इन्होंने अपनी वालदा को बहुत सैर कराई मोटरसाइकिल पे। और मतलब एक शख्सियत हैं कि अगर मेरा ख्याल है कि 10 घंटे का भी प्रोग्राम हो तो मेरे सवालात ख़त्म नहीं हो सकते। कदीर साहब बहुत बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ़ लाए। अतीब सॉरी, आपका बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। कदीर साहब, अब सवालात की ना एक बौछार है मेरे जहन में, ठीक है। एक आप एक ऐसे हीरो हैं, आप एक ऐसे आदमी हैं कि हम बस सिर्फ ये जिसको कहते हैं कि बस देख सकते हैं आपको, जिस लेवल का आपने काम किया है शायद हम कर भी नहीं सकते। नहीं सर, आप लोग मुस्तनसर साहब हमारे सीनियर्स हैं तो सीनियर्स को कभी नहीं भूल सकते हम। वो यकीन है, लेकिन बात ये है कि ये आपने कैसे, अगर हम बकरवाल वाली आपकी इस जो मुहिम जो है उससे पहले मैं आपसे ये पूछूं कि वालदा को आपने मोटरसाइकिल पे लेके गए और वो काफ़ी सोशल मीडिया पे वायरल रहा, वो क्या था, कितनी दफ़ा लेके गए, कहाँ कहाँ लेके गए? वालदा ने एक बार मेरे साथ जिक्र किया, हम टीवी देख रहे थे तो उधर लेक सैफरन दिखाई जा रही थी। बाइक पे ट्रिप 2002 से कर रहा था मैं, ठीक है। तो ये 2017 की बात है, बड़ी ईद के पास तो उन्होंने कहा कि खुशकिस्मत लोग हैं जो यहाँ पे जाते हैं। तो मेरे जहन में उसी वक्त आया कि क्यों ना माँ को साथ ले जाऊँ मानसेरा से आगे बाइक पे। तो मैंने अम्मी को कहा कि इंशाल्लाह माँ आ रही है बड़ी ईद, तो इसके दूसरे दिन इंशाल्लाह हम चलेंगे। तो अम्मी ने कहा अच्छा ठीक है, प्लान कर लिया। अब थोड़ा सा बजट का इशू था, कुछ बाइक नहीं थी अपने पास उस वक्त, तो एक दोस्त के पास सुजुकी बाइक थी, उससे पूछा तो उसने दे दी। ईद के दूसरे दिन सुबह सुबह का प्लान किया, वालदा को लिया और वालदा को मैंने कहा कि आप जाइएगा बाय बस मानसेरा और मैं जाऊंगा बाय बाइक, ठीक है। तो अम्मी ने कहा अगर तुम यहाँ से लाहौर से जाओगे बाइक पे तो मैं भी जाऊंगी। अच्छा। उस वक्त माशाल्लाह 72 इयर्स ओल्ड थी। और ये कौन सा सन है?
یہ 2017 یہ 2017 میں آپ لے جی۔ گئے؟ ٹھیک ہے، کہاں لے گئے؟ یہ پھر لاہور سے ہم ایک دن میں گئے بالا کوٹ رات، ایک دن میں؟ جی۔ تو امی نے پہلے دن یہ نہیں کہا کہ بس بھائی نہیں، الحمدللہ انہوں نے تو مجھے ایک بار بھی نہیں کہا میں تھک گئی اتروں یا اس بڑی طرح بات، کا۔ بڑی بات۔ تو پھر اگلے دن ہم لیک سفر ملک گئے، آف ٹریک بائک پہ کیا، والدہ ساتھ تھیں۔ پھر وہاں سے نیچے اترے تو ہم نوری ٹاپ چلے گئے۔ میں نے کہا کہ لوگ سارے بابو سر ٹاپ جاتے ہیں، اس دن ویدر بھی کلیئر تھا، سپٹمبر کے دن تھے، تو میں نے کہا کیوں نہ امی کو نوری ٹاپ دکھاتے ہیں۔ تو میں نوری ٹاپ لے گیا، نوری ٹاپ کراس کیا، ہم رات شاردہ میں رکے، اگلے دن صبح نکلے اور سیدھا لاہور۔ یہ پہلا وہ 3 دن کا ٹرپ تھا۔ اچھا، میں اس لیے کہہ رہا ہوں آپ کی امی کو ہم بالکل انوائٹ کریں گے، میں بہت بڑی سعادت ہوگی، میں ملنا چاہوں گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ نے جس طرح کہا کہ آپ لاہور سے بالا کوٹ چلے گئے، میں ایز اے بائکر مجھے پتا ہے کہ جب آپ بائک ڈرائیو کر رہے ہوتے ہیں تو آپ کی تھکاوٹ اس طرح نہیں ہوتی، اگر آپ پیچھے بیٹھے ہوتے ہیں تو وہ پیچھے تو بہت مشکل ہوتا ہے۔ بالکل ایسے ہی ہے، اور یہ بڑی بات ہے کہ اگر ان کی کوئی شکایت نہیں۔ اچھا، وہ جو انہوں نے کہا تھا کہ یہ تو بڑے خوش قسمت لوگ ہوتے ہیں جو جاتے ہیں، تو وہ پھر ان کا تھوڑا الحمدللہ وقار بھائی، اس میں میں ایک چیز ایڈ کرنا چاہوں گا کہ وہ لمحہ شاید اللہ کو بہت پسند آیا، اور اس کے بعد جو مجھے ترقیاں ملیں، میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ میرے پاس بائک نہیں تھی، ود ان 15 days میرے پاس سوزوکی 150 تھی۔ مجھے بلکہ آپ نے بتایا تھا کہ کوئی ٹوٹل جو آپ کا پہلا ٹور تھا امی کے ساتھ، اس پہ ٹوٹل کوئی آپ کا بجٹ 5,000؟ ہاں جی، 5,000 میں۔ یہ میں بیسیکلی میرا پھر یہی پوائنٹ ہوتا ہے ناظرین کہ یہ جو ٹورزم ہے، کیونکہ جب ہم کرتے ہیں بائک پہ تو بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ تو بڑے خوش قسمت لوگ ہیں، اور خوش قسمت سے مراد یہ سمجھتے ہیں کہ وہ شاید مالی حوالے سے یہ بہت خوش قسمت ہے۔ میں ان کو عموماً کہتا ہوں کہ ایسا نہیں ہے، بیسیکلی جو ٹورسٹ ہے مالی حوالے سے تو ارب پتی لوگ جو ہیں ان کو شاید یہ چیز حاصل نہ ہو، اور جو عام آدمی اس کی یعنی مالی معاملات کبھی بھی رکاوٹ نہیں بن سکتے، لوگ سائیکل پہ چلے جاتے ہیں ہر لحاظ سے۔ آپ نے کمال ٹور، پھر آپ نے والدہ کے ساتھ ایک بہت بڑا ٹور کیا تھا، بہت بڑا ٹریک کیا تھا، وہ کون سا؟ یہ جو موٹر سائیکل پہ؟ جی 2018 میں پھر میں نے والدہ کو پورا جو ہے نا جی بی دکھانے کا سوچ لیا تھا۔ اچھا، تو میں نے ارادہ یہی کیا تھا کہ پورا پاکستان انشاءاللہ والدہ کو دکھانا ہے آپ کو، کیونکہ میں نے ان کی اسٹرینتھ بھی دیکھ لی تھی، ماشاءاللہ پرجوش بھی تھیں۔ تو پھر پہلا ٹرپ ہم نے کیا چترال سائڈ سے، ہم نے اب ان کی عمر 73 ہو گئی ہے، 73 ہو گئی، ٹھیک ہے۔ لاہور سے نکلے، کالام گئے، کالام سے ہم پھر آگے کمراٹ ویلی گئے، چترال میں گئے، کیلاش گئے، گرم چشمہ گئے، اوپر چترال گول نیشنل پارک گئے، شندور گئے، اس میں کاکلشت گئے، پھر شندور کراس کیا، پھر یاسین ویلی، درکت، پھر وہاں سے یہ سارا بائک پہ چل رہا ہے؟ یہ سارا بائک پہ، پھر گلگت سے ہنزا، اوپر خنجاب ٹاپ تک، خنجاب ٹاپ سے پھر واپس آئے، پھر ہم چلے گئے استور میں۔ استور کیونکہ میری فیوریٹ پلیس ہے تو میں وہاں لے گیا، میں نے کہا سارا گھماؤں گا۔ قدرتی ان دنوں ابھی دیوسائی کی برف پگھلی نہیں تھی، تو ہم دیوسائی شوسر تک جا سکے۔ ایسی مطلب یہ اتنا بڑا ٹور آپ بتا رہے ہیں، اتنا مائلیج ہے، اتنا زیادہ طویل ہے کہ کہیں امی نے نہیں کہا کہ بھائی اب بعد میں کچھ جو رہ گیا بعد میں کریں گے یا کوئی اس طرح؟ اگر مجھے یا گھر کا اور کوئی اور سلسلہ نہ ہوتا، شاید میں اور میری والدہ ہم تب تک سفر کرتے جب تک ہماری زندگی ہوتی ہے۔ اچھا، ہاں جی، امی یعنی فل، یعنی مطلب ان کو کچھ بھی نہیں، کوئی تھکاوٹ نہیں، کوئی اس طرح نہیں؟ الحمدللہ وہ فل فٹ تھیں، اور خاص کر کے پہاڑوں میں جا کے ویسے ہی تازگی آ جاتی انسان۔ تو انہوں نے تو بڑی مہمان نوازی بھی دیکھی ہوگی، کیونکہ گلگت بلتستان جو ہے وہ آپ کو پتہ ہے۔ جی، ہم نے تو ہوٹل لیا ہی کوئی نہیں۔ اچھا، ڈیفینیٹلی ہر بندہ جو کہتا ہوگا آپ اپنی والدہ کے ساتھ آئے ہیں تو۔ اور یاسین والوں کو میں سلوٹ کرتا ہوں، کیا بات ہے، انہوں نے مطلب ہمیں ہر جگہ پہ، مستوج میں، چترال میں، کیلاش میں، ہر جگہ مہمان، لیکن ان کو اس لیے سلوٹ کرتا ہوں کہ رات کو ہم ان کے پاس ٹھہرے ہیں اور صبح ہم نکلنے لگے ہیں تو وہ لوگ رو رہے تھے، یاسین والے۔ لٹرلی یاسین تو کمال ہے، یاسین تو کیا خوبصورت لوگ ہیں، بہت سارے دوست ہیں، کمال مہمان نوازی ہے۔ عتیب یہ بتائیں کہ آپ کس کلاس میں پڑھ رہے ہیں؟ 8th میں 8th میں پڑھ رہے ہیں، اور یہ جو مہم ہے بکروال والی، اس میں تو آپ اپنے ابو کے ساتھ تھے نا، اور اس کے علاوہ آپ کن کن مہمات میں ان کے ساتھ رہے ہیں؟ میں جہاز بننا گیا ہوں، کھولیے تو تب سے ان کے ساتھ کسی نہ کسی مہم پہ ہیں۔
जी बिल्कुल। वो क्या मसलन सबसे पहले तो आपको याद भी नहीं होगा, लेकिन सबसे अच्छा कौन से लिया जाएगा? सबसे पहला ये 3 महीना। ये बकरवाल वाला? जी ठीक है। और इसके अलावा आप बाइक वगैरह पे भी अब्बू के साथ जी बहुत जाते रहे? ठीक है। तो कैसा, सब खूबसूरत था? बहुत खूबसूरत। कमाल है। तो आपको तो इतना एक्सपोजर हासिल है, आपको तो इतना, जो एक आम बच्चे को शायद 3-4 साल का स्कूल में पढ़ने के बाद जो मजमूई उसको हासिल होता है, वो तो आपको दिनों में हासिल हो रहा है अगर आप जिस तरह टूर करते हैं। जी तो मैं तो बकरवाल पे कदीर साहब हमने बहुत सारी गुफ्तगू करनी है। असल में तो ये है कि आपकी जो वालदा वाला ये जो टूर है, इसके हवाले से अगर सवालात किए जाएँ तो शायद ये ना ख़त्म होने वाला सिलसिला है। लेकिन मेरी आपसे रिक्वेस्ट ये है कि क्योंकि हमारे पास वक्त की कमी होती है और इस तरीके से सवालात हो नहीं सकते, आपसे गुजारिश ये है कि जो वालदा के साथ आपने टूर किया महीने का और उसके बाद 2 टूर किए बेसिकली, बकरवाल वाला जो है, ये तमाम इनको आप लिखें जी इंशाल्लाह। क्योंकि वो डिटेल में फिर आप लिख सकते हैं, वो हम पढ़ सकते हैं। जी जी। और ये तो एक ऐसी तशनगी है, हाँ हो सकता है कि हम किसी रात बैठे और पूरी रात इस पर गुफ्तगू करते रहें तो तब भी शायद तशनगी दूर ना हो। बहुत शुक्रिया आप लोगों का। नाजरीन, कदीर गिलानी जो हैं, इन्होंने जो बकरवाल वाला उनके साथ सफ़र किया है, ये बहुत सारे लोगों का ख्वाब था। तार साहब ने पूरी ज़िंदगी उन्होंने कहा कि ये वो वाहिद जगह थी यहाँ पे उनका, एक्चुअली उन्होंने को वालिद ने रोक लिया था तार साहब को, तो उसकी वजह से उनका ये ख्वाब अधूरा रह गया। इस तरह बहुत सारे लोग हैं जिनका ये ख्वाब था कि बकरवाल के साथ सफ़र किया जाए। आज की जो ये जो एपिसोड है, ये तो डेफिनेटली हमने किसी और तरफ चले गए थे, उनकी वालदा के हवाले से बहुत बड़ी बात है क्योंकि हमारी जो ख़वातीन हैं इस हवाले से यकीनन वो अगर कहती हैं कि ये कैसे खुशकिस्मत लोग हैं जो इन खूबसूरत जगहों पे जाते हैं, तो वो ठीक कहती हैं कि वाकई उनके हवाले से उनको इस तरह के मौक़े मुयस्सर नहीं है। और ऐसे जो बेटे हैं जो अपनी वालदा को इस तरह के मौक़े दें, तो इससे बड़ी और खूबसूरत बात कोई हो ही नहीं सकती। तो इस हवाले से आज हमारा मौजू ये था। लेकिन बकरवाल वाला जो मौजू है वो बहुत ही कमाल है कि एक्चुअली इनको एक इजाज़त लेने का मरहला दरपेश था। वो इजाज़त कैसे ली गई? इनका अपना गधा था, इन्होंने अपना गधा ख़रीदा, उनके साथ रहे, इनके बेटे इनके साथ थे। तो बकरवाल के हवाले से जो ये मुहिम थी, इस पर बहुत सारे सवालात हैं, बहुत सारे कमाल सवालात हैं जो मेरे जहन में, आपके जहन में भी होंगे। तो इस पे अगले सेगमेंट में हम गुफ्तगू करेंगे। देखते रहिए माइंड मैटर्स। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो प्रोग्राम में आगे बढ़ें और बात करेंगे कुछ बदलते मौसम के हवाले से। हम बात करते रहते हैं इनफैक्ट जहाँ पे एक जानिब फ्लड्स हैं, सैलाब की तबाहकारियाँ हैं, वबाई अमराज फूट रही हैं, वहीं पे हैज़ा और डायरिया टाइप के जो मर्ज़ हैं या इसके जो मरीज़ हैं वो बढ़ने लगे हैं। पानी जमा होने से बहुत सारी बीमारियाँ फैलती हैं और पाकिस्तान तो वैसे ही मलेरिया, डेंगू ये तो हम देखते ही रहते हैं। इसके अलावा जो सीवरेज का निज़ाम है पाकिस्तान में वो ठीक नहीं है, गंदा पानी लोगों को मिलता है, इससे भी सारे मामलात ख़राब होते हैं। तो हमने सोचा इस पर एक सेशन किया जाए जो आपकी खुराक से रिलेटेड भी हो कि आप इस बदलते मौसम के अंदर, चूँकि अक्सर हम कल भी बात कर रहे थे कि जी मौसम बदल रहा है तो एहतियात करें। मुझ समेत बहुत सारे लोग तो अपने स्टमक पकड़ के बैठे हुए जी वो ख़राब है, लोगों की अजीब सी सुस्ती भी चल रही है, डाइट्स के बहुत सारे मसाइल हैं। तो इसी पे हमने आज बात दोनों साइड्स पे हम बात करेंगे, आम लोगों के लिए भी ऑब्वियसली कि इस मौसम में कौन सी बीमारियां हैं, किस तरह की डाइट होनी चाहिए। दूसरी जानिब सैलाब के हवाले से भी वहाँ पर जो खड़ा पानी है उधर किस तरह के मसाइल हैं उनको भी हम थोड़ा सा टच करेंगे। हमारे साथ ज़ैनब गोंदू मौजूद हैं, हमारे ग़िज़ाइयत हैं, इनको हम खुशामदीद कहेंगे। थैंक यू वेरी मच। ज़ैनब कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। ज़ैनब सबसे पहले तो आम लोगों की अगर हम बात करते हैं, बहुत इस तरह से वेदर जब चेंज होता है बहुत सारे लोगों को बहुत सारे छोटे मोटे इश्यूज़ होना शुरू हो जाते हैं। इस बदलते मौसम में कौन सी ऐसी डिजीज़ हैं, बीमारियां हैं, इन्फेक्शंस हैं जो हो सकते हैं और उसके लिए क्या एहतियात की जा सकती है? सबसे पहले तो मैं ये अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि जो हमारी नेचर है वो भी इस तरह से चेंज लेती है कि ग्रेजुअली एंड स्लोली चेंज हो रही होती है। 1 मिनट फजर के टाइम कम हो रहा होता है या बढ़ रहा होता है और 1 मिनट मगरिब के टाइम कम हो रहा होता है या बढ़ रहा होता है। ग्रेजुअल नेचर भी चेंज नहीं होती। लेकिन हम क्या करते हैं, हम समझते हैं कि गर्मी बहुत से हम एक्सट्रीम सर्दी में उठ के पहुंच जाएंगे। ऐसा नहीं हो सकता। दरमियान वाला जो वेदर है हमें उसको फेस करना है और उसके बाद ही हम किसी एंड रिजल्ट बन सकते हैं। जैसे गर्मी होती है, हम बहुत ज़्यादा पानी पी रहे होते हैं, चाहे वो बॉइल्ड यूज़ कर रहे होते हैं, टैप वाटर, व्हाटएवर हम यूज़ कर रहे होते हैं। जैसे ही मौसम बदलता है हम क्या करते हैं, 15 ग्लास पानी से हम डायरेक्ट स्विच करते हैं 2 ग्लास पानी पे, 5 ग्लास पानी पे सर्दियों में एग्जैक्टली जो क्या करता है हमारी बॉडी को डिहाइड्रेट करना शुरू कर देता है। सबसे पहले तो डिहाइड्रेशन इटसेल्फ खुद बहुत बड़ी बीमारी है। अगर हम देखें हमारी बॉडी के जितने भी सेल्स हैं उन्होंने काम ही पानी के साथ करना है। अब पानी के साथ काम करने का मतलब ये है हर बॉडी के सेल को पानी चाहिए।
विच मीन्स हम जो पानी यूज़ कर रहे हैं दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. अगर आप बॉटल्ड वाटर भी यूज़ कर रहे हैं तो आई वुड सजेस्ट कि इस मौसम में आप उसको बॉईल करके ही यूज़ करें. बॉईल करने के बाद भी उसको इस तरह से कवर मिनरल करके, वाटर, ये अगर मिनरल वाटर की बात करें उसको भी बॉईल करके ही यूज़ करना चाहिए. आई हैव सीन मेनी डिजीजेज इन माय पेशेंट्स जो आते हैं मिनरल वाटर यूज़ करें लेकिन उनमें वो बीमारियां ज़्यादा देखी जा रही हैं. जैसे पेट का ख़राब होना, अगर आप बहुत ज़्यादा मिनरल वाटर भी यूज़ कर रहे हैं तो भी आप में वो मसाइल आ रहे हैं. लेकिन अगर आप उसी पानी को तो अगर बॉईल हमने खरीदा हुआ पानी भी उबाल के पीना है तो व्हाई नॉट टू गो फॉर द नॉर्मल टैप वाटर, उसको एग्जैक्टली जाना चाहिए उसके लिए. लेकिन हमने एक कह लें कि ट्रेंड्स सेट कर लिए हैं. मैंने तो डिस्पेंसर के बगैर पानी नहीं पीना, या मैंने अपनी जो बॉटल है उसके बगैर मैं तो पीता ही नहीं हूँ. ये हमारे एक टैबूज हैं, ट्रेंड्स हैं जिनको हमें तोड़ना बहुत ज़रूरी है. थोड़ा सा कूल भी तो लगना होता है. लेकिन कूल लगने के लिए अपने आप को बीमार कर लेना या अपने आप पे सवार कर लेना इज़ नॉट अ थिंग. अगर हम डायरिया की बात कर रहे हैं, अगर हम पेट खराब होने की बात करें, वॉमिटिंग की बात करें, सबसे पहले आप अपनी स्किन को ही ख़राब कर लेते हैं. तो अगर आपकी स्किन ही अच्छी नहीं लग रही तो आप क्या कूल लगेंगे उसमें. तो जैसे मैंने कहा कि अच्छा, क्या एक बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल आपने जो कि स्किन का जिक्र किया, तो क्या कोई ऐसे इंडिकेशंस होते हैं जो आपके स्टमक की खराबी के बाद आपकी बॉडी आपको रिस्पॉन्ड करती है? वो क्या सिम्टम्स होते हैं जिसके बाद आपको लगता है कि ये चीज़ बेसिकली आपके स्टमक से रिलेटेड है जो आपकी बॉडी के ऊपर आ रही है? लेट्स सपोज स्किन की भी हम बात करते हैं. जैसे बहुत से लोग कहते हैं कि अगर स्टमक खराब हो जाएगी तो आपकी एक्नी होना शुरू हो जाती है. इसके बारे में बताएं हमें. सबसे पहले तो ये कि जैसे ही आपको डायरिया या डिहाइड्रेशन की तरफ आप जाते हैं, आपके लिप्स का कलर जो है वो चेंज होने लग जाता है. आप देखते हैं कि वो यूजुअली पिंकिश होते हैं, लेकिन जैसे ही आप ऐसे किसी मसाइल में शिकार होते हैं तो वो वाइट टोन में जाना शुरू हो जाते हैं. दूसरी चीज़, जब भी आपका पेट खराब होगा आप ये नोटिस करेंगे कि आपके मुंह से एक गंदी स्मेल प्रोड्यूस होगी. आप वो उसको महसूस कर सकते हैं. मतलब बैड ब्रेथ दूसरा इतनी जल्दी नहीं सेंस कर सकता जितनी जल्दी आप खुद कर सकते हैं. तीसरा, आपकी आइज़ जो हैं वो सैगी होना शुरू हो जाती हैं. सैगी होने से मेरा मतलब ये है कि आंखों पे पिलाहट तो आती है, लेकिन जो ये निचला हिस्सा जिसको हम अंडर आई कहते हैं, ये ऐसे जैसे झुर्रियाँ पड़ना शुरू, या पफिनेस कह सकते हैं, या लाइंस ज़्यादा प्रोमिनेंट होना शुरू हो जाती हैं. वो हमारे स्टमक से रिलेटेड डिजीजेज होती हैं, उनमें ज़्यादा प्रोमिनेंट होता है. बुखार वगैरह में भी होता है, लेकिन इन डिजीजेज में ज़रा ज़्यादा आ जाता है. अब ये बताएं ज़ैनब, डाइट क्या होनी चाहिए? सबसे पहले ये कि जैसे कूल डाइट्स या कूल वाटर की हमने बात की, कूल डाइट्स को गुड बाय कह देना चाहिए. बाहर से खानों की अगर हम बात करें, उनमें हाइजीन प्रैक्टिसेस बिल्कुल नहीं होती. अगर आप बाहर से खाना चाहते हैं तो वो खाने खाएं जो या तो हाईली फ्राइड फूड्स हों, ताकि एटलीस्ट उनमें जर्म्स किल हो चुके हों, लेकिन दे आर नॉट हेल्दी फॉर हेल्थ. अगर हम बात करें, अगर आपने घर पे खाना है तो घर पे आप सारे के सारे फ्रूट्स और वेजिटेबल्स यूज़ कर सकते हैं, लेकिन उनको अच्छी तरह वॉश करके. अभी कुछ ही दिन पहले मेरी मदर के साथ ही ये हुआ कि उन्होंने एप्पल खाया और एप्पल खाने से उनको वॉमिटिंग स्टार्ट हो गई. दैट कैन बी अ फैक्टर कि उस एप्पल के ऊपर कोई ऐसा बैक्टीरिया था जो अच्छी तरह
हमारे इन अफसरों और जवानों ने अपनी जानों का नजराना पेश करके पाकिस्तान को दुश्मन के मकाराना हमले से न सिर्फ बचाया बल्कि धरती की एक एक इंच की अपनी जानों से ज़्यादा हिफाजत की और दुश्मन के दांत खट्टे कर दिए। आज पूरी कौम उन शहीदों को सलाम पेश करती है, गाजियों को सलाम पेश करती है। आज से 57 साल पहले जो दुश्मन ने मकारी की थी, एक मुल्क जो पाकिस्तान से हुजूम के लिहाज से, वसाइल के लिहाज से 4 गुना बड़ा था, पाकिस्तान की अफवाज ने अल्लाह के सहारे और अपने अकीदे और मुसम्मम इरादे के बलबूते पर दुश्मन के तमाम नापाक अज़ाइम खाक में मिला दिए। आज जब पूरी कौम उन शोहदा और गाजियों को सलाम पेश कर रही है, आज फिर सैलाब के हवाले से पूरी कौम यकजां दो कालिब है। आज फिर जंगे सितंबर की तरह ना कोई पंजाबी, ना पठान, ना सिंधी, ना बलोच, न कश्मीरी, न बल्ती, बल्कि मुसलमान और पाकिस्तानी की तरह एक लड़ी में परोए जा चुके हैं और इन तलातुम खेज़ दरियाई और बारिशी सैलाब का दिन रात मुकाबला कर रहे हैं। पाकिस्तान की तारीख़ में इससे पहले कुदरती आफत के हवाले से इससे बड़ी तबाही देखती आंख ने देखी नहीं थी। पूरी कौम, वफाकी हुकूमत, सूबाई हुकूमतें और अफवाज पाकिस्तान मिलकर इस आफत का मुकाबला कर रहे हैं और दुखी इंसानियत का हाथ थामे हुए हैं। अफवाज पाकिस्तान के अफसरों और जवानों ने एक मरतबा फिर अपनी जानों का नजराना पेश किया है, चाहे वो लासबेला का मुकाम है या पाकिस्तान के अंदर कोई और मकाम। वो दिन रात अपने भाइयों और बहनों को महफूज मकामात तक पहुंचाने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे। आज पूरी कौम मेजर रफ़ीक अजीज़ भट्टी को सलाम पेश कर रही है। आज पूरी कौम मेजर शबीर शरीफ शहीद को सलाम पेश कर रही है। आज पूरी कौम स्क्वाड लीडर सरफराज रफ़ीकी को सलाम पेश कर रही है। आज पूरी कौम मेजर मोहम्मद ज़ियाउद्दीन उपल को सलाम पेश कर रही है। हर उस शहीद को, हर उस गाजी को जिन्होंने अपनी जान की परवाह न करते हुए पाकिस्तान की एक एक इंच को महफूज किया। ये अजीम कुर्बानी की दास्तान रहती दुनिया तक याद रखी जाएगी और इंशाअल्लाह पाकिस्तान ज़रूर ये मुल्क
اقوام عالم میں اپنا مقام حاصل کرے گا. پاکستان پائندہ باد. ویلکم بیک ٹو ایکسپریسو. پروگرام کے دوسرے حصے میں آپ کا خیر مقدم. اور چونکہ آج 6 ستمبر ہے، اس حوالے سے ہم بات کریں، لیکن اب باری ہمارے سیگمنٹ میرا پاکستان کی، جس میں فیرا فیض ملاقات کروا رہی ہیں حوالدار محمد اکرم کی فیملی سے، جنہوں نے آپریشن خیبر 1 میں جام شہادت نوش کیا تھا. ان کی فیملی سے کیا بات ہوئی، دیکھتے ہیں آج کا میرا پاکستان. السلام علیکم ناظرین. پاکستان کی سالمیت کے لیے پاک فوج کے جوان سرحد پر دشمن کی آنکھ میں آنکھ ڈال کر ڈٹ کر مقابلہ کر رہے ہیں. یہ دشمن کا ہر وار اپنے سینے پر لیتے ہیں تاکہ پاکستان کی شان کو اور پاکستان کی آن کو کسی قسم کی کوئی ٹھیس نہ پہنچ سکے. آج میں موجود ہوں حوالدار محمد اکرم شہید کے گھر پر. یہاں آنے کی میری وجہ ہے ان کے خاندان کو خراج عقیدت پیش کرنا. تو آئیے. اے راہ حق کے شہیدوں، وفا کی تصویروں، تمہیں وطن کی ہوائیں سلام کہتی ہے. ناظرین، اس وقت ہمارے ساتھ حوالدار محمد اکرم شہید کی بیوی موجود ہیں اور ان کی ننھی سی پری ہمارے ساتھ موجود ہیں. ان سے ہم آج بات کریں گے. السلام علیکم، کیسی ہیں آپ؟ وعلیکم السلام، میں ٹھیک ہوں، اللہ کا شکر ہے. اچھا میم، آج ہم بات کریں گے محمد اکرم صاحب کے بارے میں. جی. سب سے پہلے مجھے یہ بتائیں کہ جب خیبر ایجنسی میں ان کی ڈیوٹی لگی تو دل میں کوئی ڈر تھا، کوئی خوف تھا؟ ہاں جی تھا نا. یہ کہ آئے بھی تھے نا چھٹی، تو بتاتے تھے کہ ادھر نا مثلاً بہت خطرہ ہے، ایسے مثلاً ہے ادھر. تو میں نے کہا کون نہیں، اللہ کا مثلاً اللہ تعالیٰ خیر کرے گا. تو دعا، ہم بھی نماز پڑھتے تھے، دعا کرتے تھے. وہ خود بھی کہتے تھے کہ نماز پڑھتی ہے تو دعا کیا کرے ہمارے لیے، کہ ہمیں دعاؤں کی ضرورت ہے. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ شہید ہونے سے پہلے جب وہ آخری دفعہ اس گھر سے رخصت ہو رہے تھے، اپنی ڈیوٹی سر انجام دینے کے لیے یہاں سے نکل رہے تھے، تو کوئی ایسی کوئی بات جو انہوں نے کہی ہو جو آج تک آپ کے دماغ میں زندہ ہے؟ بس وہ جب جا رہے تھے تو سب کو ایسے مل رہے تھے. ابو کو، ابو تب زندہ تھے نا. اچھا. تو چاچا گھر میں آئے ہوئے تھے، ان کو ملے. بھائی بڑے آئے تھے، وہ سعودیہ میں تھے نا، تو ان کو ملے. تو پھر میرے پاس آئے، ملے، سلام دعا لی. پھر نا آنکھوں میں آنسو جیسے آ جاتے ہیں. تو میں نے کہا کیا ہوا، آپ جب بھی جاتے کبھی نہیں ایسے کیا، تو آج پہلی دفعہ ہوا تھا؟ پہلی دفعہ ہوا، کیوں آج؟ تو کہہ رہے ہیں پتہ نہیں میرے دل کو کیا ہے، لیکن نا دعا کیا کرو. تو پیسے نکالے تھوڑے سے، یہ رکھو بچوں کے لیے خرچہ وغیرہ. تو میں بھی جلدی آؤں گا. لیکن پھر جب آئیں تو پھر زندہ نہیں آئے. اچھا، ان کی شہادت کی خبر آپ کو کس وقت ملی تھی اور کیا کیفیت تھی اس وقت گھر میں، اور کتنی دیر بعد ملی تھی آپ لوگوں کو؟ بس جب نا شہید ہوئے نا تو مجھے تو پہلے ہی پتہ ہے، تقریباً کوئی 4 بجے تک نا میرے دل کو کچھ ہونے لگا. میں بچوں کو کہہ رہی ہوں، بچوں نے، بڑی بیٹی نے کھانا بنایا تو مجھے کہتی کہ ممی کھانا کھا لو. میں نے کہا پتہ نہیں میرا آج دل نہیں کر رہا کھانے کو، میں نے نہیں کھانا، تم لوگ کھا لو. تو انہوں نے صاحب نے، پتہ نہیں میرے دل کو کچھ ہوتا ہے. تو میں بار بار کہتی ہوں پتہ نہیں میرے دل کو کیا، اللہ خیر کرے. پتہ نہیں میرے دل کو، کبھی میں کمرے میں جاتی ہوں، کبھی باہر آ جاتی ہوں، تو دل میرا بہت خراب ہے نا. تب میرے خیال میں ان کو گولی لگ چکی تھی. اور آپ کو یہاں بیٹھے وہ احساس ہو رہا تھا؟ اتنا مجھے ہو رہا تھا کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتی. اور پھر یہ اطلاع کس نے دی آپ کو آ کے؟ اطلاع جب آئی تھی نا تو وہ گھر کے فون کا کوئی مسئلہ تھا، میرے پاس تو فون نہیں تھا. وہ میرے دیور کے پاس تھا، سسر کے پاس تھا فون. تو ان کو آئی ہے تو پتہ نہیں، وہ کہہ رہے ہمیں پتہ نہیں چلا. 2-3 دفعہ کال کی ہے آرمی والوں نے نا. ایک نا ہمارے گھر میں لڑکا تھا نا، ایمرجنسی ہم ان کو کہتے تھے، تو وہ ادھر کام وغیرہ کرتا تھا. تو اس کا نمبر بھی انہوں نے، ان کے پاپا نے سیو کیا ہوا تھا میرے شوہر نے. تو ان کو بتایا، اس نے ہمیں بتایا نا. تقریباً کوئی ٹائم شاید کوئی 2 بجے کا تھا، یا مثلا کہ رابطہ ہی نہیں نا ہوا. تو پھر جب ہوا ٹائم کافی زیادہ ہو گیا.
तो वो जब हमारे घर में आए ना, उनको फ़ोन आया तो उन्होंने ना आके ना दरवाज़ा खटकाया, तो हम कहने पता नहीं इस वक्त कौन आया। तो जब दरवाज़ा खोला ना, तो उसने मेरे ससुर को बताया ना आराम से आके कि ऐसे अकरम भाई शहीद हो गए। तो मेरी नंद को भी पता चल गया था, वो रोने लग पड़ी। और मैं वो सोच रही हूँ कि हाँ। एक बाप को जब उसके जवान बेटे के शहीद होने की खबर मिली थी, बस वो भी ऐसे करके नीचे सर रख के तो फिर परेशान, तो फिर तो मैं कह रही मुझे नहीं पता चल रहा कि वो शहीद हो गए। तो मैं ना ऐसे कामने लग पड़ी थी। पहले मैं डरी हुई थी, रात को ऐसे मैं कांप रही, तो मैं कहती क्या हुआ मुझे तो बताओ क्या हुआ। तो हमारा भाई था एक बीमार था, मैंने कहा शायद उसको कुछ हो गया। ये तो मेरे ज़हन में गुमान भी नहीं था कि मेरे साथ ही ऐसा हो गया। फिर उन्होंने जब बताया कि मुझे कि अकरम शहीद हो गया, मुझे कोई पता नहीं, कोई होश नहीं, मैं क्या कर रही हूँ जैसे पागल हो गई। ये है कि मुल्क और कौम के लिए शहीद हुए हैं, तो फ़ख्र भी एक दिल से ना बहुत ज़्यादा है कि एक शहीद की बीवी हूँ, शहीद के बच्चे हैं, ये सोचती हूँ तो दिल सही है, सुकून में आ जाता है। मसलन फ़ौज, अल्लाह का शुक्र है, फ़ौज ने भी बहुत साथ दिया। अल्लाह ताला के बाद फ़ौज ने हमारी बहुत हेल्प की है, बच्चे अच्छे स्कूलों में पढ़ रहे हैं, तो बस एक सही है, लेकिन फ़ख्र बहुत ज़्यादा है। अच्छा मुझे ये बताएं कि मोहम्मद अकरम साहब जब भी घर आते थे और आने से पहले इत्तला देते थे कि मैं आने वाला हूँ, तो क्या चीज़ पकाती थी आप शौक से उनके खाने के लिए? वो मीठे में ना गुड़ वाले चावल शौक से खाते थे। ज़्यादातर कहते थे मीठा दूसरा ही बनाते थे, लेकिन कहते गुड़ वाले चावल मुझे पसंद है, तो वो मैं उनके लिए बनाती थी। ये नन्ही सी परी हमारे साथ यहाँ पे बैठी हुई है। बेटा आपसे मैं बात करना चाहूँगी, आप मुझे ये बताओ कि बाबा याद आते हैं? ये तब बहुत छोटी थी। कितने महीने? ये तकरीबन कोई 5-6 महीने की होगी जब इनके वालिद शहीद हुए ना। इसको तो इतना नहीं पता। हाँ, इसको तो बाबा की शक्ल भी नहीं याद। नहीं याद, लेकिन बहुत बच्चे मेरे जब बैठते हैं, हम इकट्ठे होते हैं, बातें करते हैं, जब बैठते हैं फिर सारे ये करते हैं बात के हमारे बाबा अगर होते हैं तो हम ऐसे करते हैं, ऐसे बच्चों का ये कमी कोई पूरी नहीं कर सकता। मुझे ये बताएं कि जब त्यौहार आते हैं, ईदें आती हैं, बच्चों की सालगिरहें आती हैं, बहुत याद आती हैं, बहुत याद, फिर क्या करें। तब मैं तो खामोश होकर लेट जाती हूँ। ऐसे बच्चे कहते हैं अम्मी ईद है, आप तो ऐसे लेट गई हैं, क्या हुआ? मैं कहती नहीं, तुम कपड़े पहनो, तुम नमाज पढ़ो। मैं भी ठीक हूँ। नहीं मामा आप लेट गई हैं, आपको क्या हुआ है बताएं। मैंने कहा कुछ नहीं। बच्चों को बताएंगे फिर उनका दिल और खराब, फिर वो ज़्यादा। सबसे पहले तो मेरा बेटा जब बड़ा था ना, ईद नमाज पढ़ के वो कहेगा अम्मी मुझे बहुत बड़ा दुख, फिर ऐसे रोने लग पड़ता है, सचमुच में ना रोने लग पड़ता है। ईद पे तो हाँ बच्चे जो हैं वो अपने बड़ों के साथ ही देख के आता ना, बाहर सबके वालिद हैं, उनको मिले हैं सब, तो मुझे कोई नहीं मिला, तो फिर आके रोता है। फिर मेरा दिल इतना खराब होता है, इतना ज़्यादा। फिर मैं उनको गले लगाती हूँ, नहीं कोई बात नहीं बेटा, मैं हूँ ना। तो कहते अम्मी आप तो हैं, आप तो वो सही है, लेकिन हमारे वालिद होते तो जाहिर है ये कमी है एक। जब ये छोटा सा ना था, 5 बेटियों पे हुआ, इतने खुश थे, इतने ज़्यादा खुश थे। तो थोड़ा सा बड़ा हुआ तो इसको साथ लेके जाना, जिधर भी जाना ऐसे उंगली पकड़नी साथ लेके। सब ने कहना ये अकरम तो अपने बेटे को साथ ही रखता। तो ना कभी कभी तो मैं छुट्टी आता हूँ, तो मैं अच्छा क्या कहते थे वो, क्या ख्वाहिश थी उनकी, अपने बेटे को क्या बनाना चाहते थे? बस मुझे कहते थे इनको उसको ना 5 करवा लो, तो फिर मैं इसको ना इधर हिंडी वाली साइड पे पता नहीं किधर के उधर कोई स्कूल है, तो मैं उसको उधर रखूँगा ना, तो उधर डायरेक्ट कैप्टन बन के मेरा बेटा निकलेगा। बस उसको ये था, जब भी छुट्टी आना ना इसको 5 करवा लो, बस मैंने इसको उधर ही छोड़ना है, उधर ये डायरेक्ट मेरा बेटा जो ना कैप्टन बन के निकलेगा। तो मैंने कहा चलो अभी पढ़ रहा है ना, अभी बिल्कुल छोटा था तब, तो मैंने कहा चलो अभी पढ़ेगा, तो फिर वो खुद ही ना रहा, तो फिर सारे ख्वाब सब कुछ। अब वो बेटा कहता नहीं है कि मैंने अपने बाबा का ख्वाब पूरा किया? हाँ कहता है बिल्कुल, क्या दोनों बेटी कहते हैं, दोनों फौज में जाना चाहते हैं? दोनों कहते हैं,
नाज़रीन, ये थी हवलदार मोहम्मद अकरम शहीद की बेगम जिनसे हमने बात की। अब हम उनकी बेटियों से बात करेंगे जिन्होंने अपने बाबा के साथ बहुत छोटा सा टाइम स्पेन है जो उन्होंने अपने बाबा के साथ गुजारा, लेकिन उनसे जानेंगे कि वो कौन कौन सी यादें हैं, वो कौन कौन सी बातें हैं जो आज भी उनको याद आती हैं। इस वक्त हमारे साथ हवलदार मोहम्मद अकरम शहीद की 2 बेटियां मौजूद हैं, अरीबा और इफ़त। इनसे हम बात करते हैं। मुझे ये बताओ कि बाबा के साथ गुजरा हुआ वक्त याद आता है? जी बहुत ज़्यादा याद आते हैं। कितने साल के थे आप लोग जब बाबा शहीद हुए थे? तब मैं 7 साल की थी। 7 साल की? जी, और ये हो गई कोई 6-5 साल की। ये मुझसे छोटी है 1 साल। अच्छा। तो तब हम बहुत छोटे थे। तो पापा हमारे साथ अभी नहीं है, बहुत कमी महसूस होती है उनकी, बहुत ज़्यादा। आपने तो अपने बाबा के साथ 7 साल गुजारे। उन 7 सालों में कोई ऐसा वाक़या जो आप लोग शेयर करना चाहो हमसे? जी, जब पापा आते थे ना तो हमारे लिए बहुत ज़्यादा चीज़ें वगैरह पूछते थे पहले कॉल करके कि मेरी बेटी को क्या चाहिए, बताओ अगर कुछ चाहिए तो। क्या फरमाइश करते थे? क्या तो चाहिए? हम कहते थे पापा वहाँ से ना शैम्पू वगैरह, हमारे लिए कपड़े, जूते, तो ये ऐसी चीज़ें हम कहते थे। और उनको ना मेरी आवाज़ बहुत पसंद थी, मुझसे ना नातें सुनते थे। और एक बार उन्होंने मुझे बोला कि जितनी नातें याद करूँगी ना मैं तुम्हें उतने पैसे दूँगा, कि ऐसे ये ज़्यादा याद करेगी। तो कितनी नातें याद की थी? मैंने कहा पापा जी मैंने 9 नातें याद कर ली हैं। तो कितने पैसे दिए थे बाबा ने? एक नात के 10 रुपये। कहते एक नात के 10 रुपये हैं। लेकिन वो 10 रुपये भी बहुत कीमती थे। हाँ जी, बहुत कीमती थे, बहुत ज़्यादा। तो फिर उन्होंने मैंने कहा 9 नातें याद किया मैंने, तो पापा ने फिर मुझे 90 रुपये दिए। तो मैं इतनी खुश हुई, इतनी ज़्यादा, लेकिन अब बहुत कम महसूस होती है, बहुत ज़्यादा। बाबा के साथ खेलते तो होंगे क्योंकि आप लोग बड़ी बड़ी बेटियां थी उनकी। जी, कभी कभी आते थे, ज़्यादा वक्त उनका वहाँ पे गुजरा आर्मी में। तो यहाँ पे जब आते थे 1 महीने की छुट्टी होती थी, तो फिर हम बैठते थे उनके पास, रात को हम पास बैठ जाते थे ना, ये मेरी बेटी सबसे अच्छी है। और हम कहते पापा मैं नहीं हूँ, तो पापा कहते नहीं तुम तो सबसे ज़्यादा अच्छी मेरी। तो बाबा की सबसे फेवरेट बेटी कौन सी थी? मुझे ज़्यादा प्यार करते थे, कहते थे कि मेरी बेटी बड़ी होकर डॉक्टर बनेगी, मुझे कहते थे, बहुत ज़्यादा प्यार करते थे, नाते सुनते थे मुझसे। बहुत अच्छा वक्त गुजरा है उनके साथ और अब उनकी बहुत याद आती है। आप अभी कौन सी क्लास में हो? मैं 9th में हो। तो जब स्कूल जाती हो बाबा की याद आती है? बहुत याद। सबके बाग लेने आते हैं, सबको लेने आते हैं हमारे बाग। इन लोगों से बात करते हुए मेरे में भी हिम्मत नहीं है, मेरी आवाज़ आपके सामने है, मेरी आवाज़ कँपा रही है और मुझे भी कुछ समझ नहीं आ रहा कि मैं इन लोगों से क्या बात करूं, क्योंकि जो इनका दुख है वो मेरा ख्याल है सबसे बड़ा दुख है, अपने किसी प्यारे को इतनी कम उम्र में खो देना। क्योंकि बाप की असल ज़रूरत बेटियों को तब होती है जब वो जवान हो जाती हैं, जब वो बड़ी हो जाती हैं और जब वो मुआशरे में निकलती हैं, लेकिन उनके साथ उनका बाप मौजूद नहीं होता। आप लोगों ने अपने बाबा की पिक्चर उठाई हुई है यहाँ पे जी, तो मुझे थोड़ा सा इस पिक्चर के बारे में बताओ, ये कब की पिक्चर है? ये पिक्चर पापा ने खुद ही बनवाई थी, जब वो यूनिट में थे शायद तभी बनवाई हो। तो ये फिर उन्होंने हमें ला के दी थी, ये मेरी पिक है, इसको संभाल के रखना। तो फिर जब पापा शहीद हुए तो फिर हमने इसको बड़ी करवा के कमरे में दिला दी। आप लोगों के बाबा दुश्मन के वार की वजह से शहीद हुए, तो उन दहशतगर्दों को कोई मैसेज देना चाहती हैं आप दोनों? जी, उनको यही मैसेज देंगे कि जिस तरह हमारे बाबा इस मुल्क कौम की हिफाजत करते हुए शहीद हो गए, इसी तरह हम भी कोशिश पूरी करेंगे कि हम भी इस मुल्क की हिफाजत करें। हमारे जो भाई हैं, 2 भाई हैं मेरे, वो भी इंशाल्लाह आर्मी में जाएंगे और इस मुल्क की हिफाजत करेंगे, जिस तरह मेरे पापा ने इस मुल्क की हिफाजत की अपनी जान कुर्बान करके। फिर जाते हुए मैं सिर्फ एक आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, जी, कोई ऐसी नात जो आपके बाबा बहुत शौक से सुनते थे आपसे, जी, और हमेशा बाबा कहते थे जब भी घर आते थे, इफ़त मुझे ये नात सुनाओ, बाबा की फेवरेट नात आपकी आवाज़ में। मेरी किस्मत का मेरे खुदा तू अगर, मेरी किस्मत का मेरे खुदा तू
دور کر دے اندھیرا تو کیا بات ہے. ہجر کی تند و تاریک راتوں میں اب ہو حرم میں بسے. ویلکم بیک ٹو ایکسپریسو جی. بات کر لیتے ہیں اب کچھ فلڈ سچویشن کی. ملک کے مختلف حصوں میں جو سیلاب ہے اور منہ زور سیلابی ریلیں ہیں انہوں نے اندرون سندھ کے کئی شہروں کو اس وقت گھیر لیا ہے ایسا لگ رہا ہے. اور پاکستان میں جو میٹھے پانی کی سب سے بڑی جھیل ہے جسے منچھر جھیل کہا جاتا ہے اس کو لگایا گیا کٹ بھی کسی کام نہیں آ رہا. اس وقت پانی کی سطح خطرناک حد تک جانے کے بعد جو پانی کا دباؤ ہے اسے کم کرنے کے لیے انتظامیہ نے جھیل کو مزید 2 کٹس لگائے. ہم نے آپ کو کل بھی رپورٹ کیا تھا, انفیکٹ مسلسل کر رہے ہیں. اس کی وجہ سیون شریف, سعید آباد اور جوہی شہر کو بچانے کا ایک منصوبہ تھا. دوسری جانب جھیل میں کٹ لگانے سے جو سینکڑوں دیہات ہیں جو دوسری طرف واقع ہیں وہ زیر آب ہیں. شہباز ایئرپورٹ 7 ڈوب چکا ہے رپورٹڈلی. تاریخی شہر بوبک میں بھی اس وقت آبی ریلوں نے تباہی مچا دی ہے. یونین کونسل چنا, اراضی اور جعفر آباد سمیت کئی بستیاں ایسی ہیں اور کئی علاقے ایسے ہیں اس وقت جو مکمل طور پر ڈوب چکے ہیں. مکان منہدم ہو چکے ہیں, سڑکیں اور عمارتیں زمیں بوس ہیں. یہ صرف کہنے کی حد تک نہیں ہے, اگر آپ برڈ آئی ویو سے دیکھیں تو تا حد نگاہ پانی ہی پانی نظر آتا ہے. بالکل. قومی شاہراہ پہ بھی بات کی جائے تو وہ مختلف مقامات سے پانی میں ڈوب چکی ہے. اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم بات کریں وارننگ کے بعد قریبی آبادیوں سے لوگ اپنی مدد آپ کے تحت نقل مکانی بھی کر گئے ہیں, جبکہ متاثرین کے حوالے سے بات کریں تو بے آسرا کھلے آسمان تلے موجود ہیں. انتظامیہ کی جانب سے تاحال کوئی ریلیف کیمپ قائم نہیں کیا گیا, جبکہ کوٹری بیراج پر اونچے درجے کا بھی سیلاب ہے. مزید کئی دیہات پانی میں ڈوب چکے ہیں, فصلیں بھی تباہ ہو چکی ہیں. صوبائی محکمہ زراعت کے مطابق حالیہ بارشوں اور سیلاب سے سندھ کی کپاس 100% جو فصل ہے وہ تباہ ہو گئی ہے. اسی ساری صورتحال کریں گے. ہمارے ساتھ ہمارے نمائندے عبداللہ شیخ موجود ہیں, ان سے ہم بات کر لیتے ہیں. عبداللہ, بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں جوائن کیا. کل بھی ہم آپ سے اپڈیٹ لے رہے تھے اور جو بھی معاملہ تھا اس کو آپ نے بہت بہتر انداز میں ایکسپلین کیا. آج کیا صورتحال ہے تازہ ترین جو آپ ہمارے ساتھ شیئر کریں گے؟ دیکھیں, جیسے آپ نے سیون کا بتایا تو منچھر جھیل کو بچانے کے لیے سیون میں جو پہلا کٹ لگایا گیا تھا وہ آڑل و ہیڈ پہ لگایا گیا تھا اور یہ RD 14 پہ لگایا گیا تھا. لیکن اس کے باوجود جب پانی کی سطح منچھر جھیل میں نیچے نہیں آئی تو کل پھر ایک اور کٹ لگایا گیا جو کہ RD 55 پہ لگایا گیا. لیکن اس کے بعد بھی ابھی تک یہ بتایا جا رہا ہے کہ منچھر جھیل پہ پانی کی سطح نیچے نہیں آ رہی ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے سندھ کے جو بیراجی علاقے ہیں وہاں پر سیلاب کی کیفیت ہے, جس میں جھڈو ہے, نواب شاہ ہے, بدین ہے. اسی طرح جو حیدرآباد کا جو بند کے اندر جو علاقے آبادیاں ہیں, اسی طرح جو حیدرآباد کے کچے کی آبادیاں ہیں وہاں پر بھی جو ہے سیلابی صورتحال کا سامنا ہے. اس وقت بھی جو ہے کوٹری براج پر جو ہے کوٹری براج پر اونچے درجے کا سیلابی ریلا گزر رہا ہے. اور اس وقت جو کوٹری براج اب اسٹریم پر جو پانی کی آمد ہے وہ 6,04,200 کچھ کیوسک ہے. اسی طرح جو ڈاؤن اسٹریم پر پانی کا اخراج کیا جا رہا ہے وہ 5,98,000 کے قریب اخراج کیا جا رہا ہے. اور 24 گھنٹے کے دوران جو ہے کوٹری براج پہ جو ہے 5,000 سے زائد کیوسک پانی کی جو آمد ریکارڈ کی گئی. لیکن کیونکہ سندھ کے اندر جو بیراجوں میں پانی داخل ہوتا ہے وہ گڈو بیراج کے ذریعے داخل ہوتا ہے. گڈو بیراج پر جو ہے پانی کی سطح نیچے بتایا جا رہا ہے کہ وہاں پر جو پہلے اونچے درجے کا سیلاب تھا وہ اب لو درجے کے سیلاب میں تبدیل ہو گیا. اسی طرح سکھر بیراج پر بھی جو ہے پانی کی آمد میں کمی ریکارڈ کی گئی ہے اور بتایا جا رہا ہے وہاں پر جو ہے اب جو ہے درمیانے درجے کا سیلاب ہے. لیکن کوٹری بیراج کے مقام پر بدستور جو ہے ابھی اونچے درجے کا سیلابی ریلا گزر رہا ہے. اس سیلابی ریلے کی وجہ سے میں نے آپ کو کل بھی بتایا تھا کہ جو کچے کے اندر یا جو بند کے ساتھ جو آبادی ہیں وہ مکمل طور پہ زیر آب آ چکی ہیں. جیسے جیسے اگر پانی کی مقدار میں اضافہ ہوتا ہے تو جو کچے کی جو اراضی ہے یا آبادی ہیں ان میں پانی, ان کے گھروں میں بھی پانی کی سطح میں اضافہ ہوتا ہے. اور جس طرح یہ پانی ڈسچارج ہوتا جائے گا تو گھروں میں اور جو کچے کے علاقے ہیں وہاں پر پانی کی سطح آٹومیٹک نیچے آتی جاتی ہے. اسی طرح جو ہے ابھی وہاں کے لوگ جو ہے نقل مکانی کر کے محفوظ مقامات پر ہیں. لیکن جب دریائے سندھ میں پانی کی سطح کم ہوگی تو یہ لوگ واپس اپنے گھروں پر واپس لوٹ آئیں گے. جی ٹھیک ہے. تو ابھی یہ جو 2 کٹس آپ نے بتایا اس کے بعد بھی آپ کہہ رہے ہیں کہ پانی کی سطح ابھی نیچے نہیں گئی ہے. کیا نیچے نہیں گئی اور اس کے بعد بڑھی بھی ہے یا ایک جگہ پہ رک گئی ہے؟
देखें, आज सुबह जब हमारे सेवन के नुमाइंदे नज़र अली पमर से मेरी बात हुई तो उनका ये कहना था कि महकमा आपाशी के माहिरीन का ये ख्याल था कि जो पेलाकट अरल हेड पर जो RD 14 पे लगाया गया था उसकी वजह से जो है मंशा झील में पानी की सतह कम होगी और जो पानी का अखराज दरिया सिंध में होता है वो ज़्यादा ज़ायद मकदार में होगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उसके बाद जो है एक रोज़ कबल यानी कि कल पीर के रोज़ फिर RD 55 के मुकाम पर कट लगाया गया कि ताकि मंशा झील के जो पानी का जो दबाव है उसको कम किया जा सके। तो उसके नतीजे में ये बताया जा रहा है कि अब तक तो कोई उधर मंशा झील की सतह में कोई तब्दीली नहीं आई है, लेकिन ठीक है, बहुत शुक्रिया। आप हमें आगाह करे थे अब्दुल्ला शेख, कोरेस्पॉन्डेंट इस वक्त हमें मुसलसल सूरत हाल से आगाह रखे हुए हैं। सूरत हाल कुछ खास ठीक नहीं है क्योंकि 100 से ज़्यादा देहात हैं इस वक्त जो मजमूई तौर पर मुतासर हो रहे हैं और मंशर झील को इटसेल्फ बचाने की कोशिश, सेवन को बचाने की कोशिश की जा रही है। तमाम नुकसान ज़्यादा है। हम उम्मीद करते हैं कि वक्त के साथ हालात बेहतर हों, आपको आगाह करते रहेंगे। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वेलकम बैक। ब्रेक पे जाने से पहले हम आपको सैलाब की सूरत हाल के बारे में बता रहे थे। जितना बड़ा सैलाब है उतने बड़े चैलेंजेस हैं और फिर जारी बातों से निपटने के लिए हल भी उसी तरह के चाहिए। वी नीड टू गो टू द स्मार्ट सोल्यूशंस जिससे इस सारी सिचुएशन से निपटा जा सके। यहाँ मुख्तलिफ बीमारियाँ भी बन रही हैं, लेकिन पानी एक बहुत बड़ा मसला है, पीने का पानी ख़ास तौर पे। इस सूरत हाल में एक पाकिस्तानी नौजवान है, उन्होंने एक हल निकाला है। आप इनको जानते हैं, जब आपसे तारुफ कराएंगे तो आपको मालूम पड़ेगा। इन्होंने एक फ़िल्ट्रेशन मशीन तैयार की है। ये सैलाबी पानी को पीने के पानी में तब्दील कर देती है, यानी कि नाकाबिल इस्तेमाल पानी को काबिल इस्तेमाल बना देती है। इसका नाम है बूंदे शम्स। सोलर एनर्जी के ऊपर इसको साथ कन्वर्ट किया गया है और उससे ये चलती है। और एक पाकिस्तानी इदारा सैलाब ज़दा देहातियों को ये शमसी तवानाई से चलने वाली मशीनें सप्लाई भी कर रहा है। इस प्रोजेक्ट के बानी हमजा फ़ारूक हैं, जिनका हम जिक्र कर चुके हैं। इससे पहले भी इनका टैलेंट आप जानते हैं, हम आपको मुतारिफ़ करा चुके हैं। और इस टेक्नोलॉजी की मदद से 50,000 अफराद के लिए साफ़ पानी प्रोजेक्ट बनाकर मल्का बरतानिया पॉइंट ऑफ लाइफ अवार्ड भी हमजा अपने नाम कर चुके हैं। और इनका ताल्लुक चकवाल से, आपको याद होगा हमने आपकी मुलाकात कराई थी। और इस वक्त हमजा मौजूद है। हमजा, हम आपको खुशामदीद कहेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस इन एक्सप्रेसो। आई होप यू आर डूइंग वेल। हमजा पहले भी चूँकि एक्सप्रेसो का हिस्सा बन चुके हैं और आपकी माशाल्लाह अचीवमेंट बहुत ज़बरदस्त है। सबसे पहले तो हम इस बूंदे शम्स के हवाले से जानना चाहेंगे, इसका नाम इट्सेल्फ क्या एक्सप्लेनेटरी है और किस तरह से आप ये प्रोजेक्ट को आपने एग्जीक्यूट किया। इसका आइडिया ऑब्वियसली ये वक्त की ज़रूरत भी है कि पीने का पानी के जो मसाइल हैं उसको हल किया जा सके। जी थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी अगेन। बड़ा अच्छा लगा दोबारा मुलाकात करके। देखिए, बूंदे शम्स का नाम जो है वो बेसिकली बूंद, कतरा और शम्स सूरज। तो शुरू से हमारा कॉन्सेप्ट ये था कि सोलर और शमसी तवानाई को इस्तेमाल करके जो पानी की आलूदगी है उसको ख़त्म किया जाए। और इसकी बेसिस ये थी कि आप उन इलाकों में और उन गाँवों में इस डिवाइस को, इस सिस्टम को पहुँचा सकें जहाँ पे ना सिर्फ पानी की किल्लत है बट एनर्जी की किल्लत भी है, जो हमारी ग्रिड इलेक्ट्रिसिटी से आगे करके है। और इसके साथ साथ हमने जब से 2014 में काम शुरू किया था मेरे अपने आबाई गांव चकवाल से, जैसे आपने मेंशन किया, तब से अब हम अफगानिस्तान, बांग्लादेश, साउथ सुडान, यमन, उसके साथ साथ ऑब्वियसली पाकिस्तान में काम कर रहे हैं। हमारी डिवाइसेस जो हैं वो इस ये जो हमारे ऊपर सैलाब की कैलामिटी आई है, ये जो हमारे ऊपर एक मुश्किल का वक्त आया है, आजमाइश का वक्त आया है, उसके अंदर बड़े फोर फ्रंट पे हमारे साथियों के साथ एक फ्रंट लीडिंग डिवाइस बन गई है जो सैलाबी पानी को अपने सिस्टम से गुजार के पीने के काबिल बना रही है। ज़बरदस्त। कैसे काम करती है ये मशीन? देखिए, इसमें बड़े एक दो सिंपल कॉन्सेप्ट्स हैं। पहली चीज़ तो ये है कि आप मुख्तलिफ सोर्सेज से पानी को यूज़ कर सकते हैं। आम दिनों में हम बोरहोल इस्तेमाल करते थे, अब जो है हम सैलाबी पानी इस्तेमाल कर रहे हैं। उसके बाद मशीन के अंदर दो किस्म की फिल्ट्रेशन लगी हुई है। सबसे पहली अल्ट्रा फिल्ट्रेशन 0.01 माइक्रोन, बड़ा ओपनली शेयर किया इसको मैंने। उसके साथ साथ आयन एक्सचेंज। इनकी दो खासियत है। पहली बात तो ये कि ये फिल्ट्रेशन आपको जितनी बीमारियां हैं उनको रिमूव कर देती है, जितने बड़े इसमें ये कचरा होता है, गंदगी होती है, आलूदगी होती है, उसको खत्म कर देती है। तो इसकी सबसे खास बात ये है कि इस तरह सैलाब के मौके पे, इस कैलामिटी के मौके पे आपको दूर दराज से पानी की बोतलें भेजने की जरूरत नहीं है। एक दफा जब ये डिवाइस पहुंच गई तो अभी देखिए हमारे ऊपर एक बहुत बड़ा ये जो है हमारे ऊपर टेस्ट है जिसके अंदर
آپ نے لوگوں کو کھانا بھی دینا ہے, شیلٹر دینا ہے, لیکن پانی ایک ایسی چیز ہے کہ ہر 2 گھنٹے بعد بندے کو پینا ہے. بالکل. تو آپ بار بار یہ پانی کی بوتلیں نہیں بھجوا سکتے, آپ بار بار ٹرک لوڈ کر کے نہیں بھجوا سکتے, اور نہ ہی آپ یہ ہیلی کاپٹر سے ویسے بھی ہمیں چیزیں نہیں پھینکنی چاہیے, اور بار بار بوتلیں بھی نہیں پھینک سکتے. تو یہ ڈیوائس ایسی ہے کہ ایک دفعہ جب پہنچ گئی تو وہی گندا پانی جو ایک طرف ہمارے لیے مطلب مجبوری ہے, پرابلم ہے, وہی پانی آپ کے لیے ایک اپرچونٹی بھی بن جاتا ہے. آپ اس کو استعمال کر کے پئیں, اور پھر ہماری ایمرجنسی رسپانس جو ہے, ہماری جو باقی انسٹیٹیوشنز ہیں, اور اس سارے سلسلے کے اندر سب نے بڑا آگے بڑھ کے ہمارا بھی ہاتھ بھی اب تھاما ہے, ہمارے ساتھ چل رہے ہیں. اس میں پھر ہم ان کو اور چیزوں پہ فوکس کرنے پہ ہم ریلیز کر دیتے ہیں کہ اب آپ کھانے پہ فوکس کریں, اب آپ شیلٹر پہ فوکس کریں, تاکہ ہم اوور آل ایک رسپانس دیں. اچھا حمزہ, یہ بتائیے گا, اوبویسلی آپ نے کہا کہ آپ مختلف ممالک میں تو کریں, جو کہ پاکستان میں آپ کی سچویشن ہے اس میں یہ بہت زیادہ ہیلپ فل ہے. اب تک کتنی ڈیوائسز آپ پہنچا چکے ہیں؟ اور سیکنڈلی, جب ایک ڈیوائس کو آپ پہنچاتے ہیں اس کی مینٹیننس بھی اٹ سیلف ضروری ہوتی ہے, کیونکہ جب ایک اس کا استعمال زیادہ ہے, تو اب اس کو آپ کس طرح سے مینیج کر رہے ہیں ان علاقوں میں؟ دیکھیں, ہم لوگ تقریباً جو ہے پچھلے ہفتے ہم نے 3 ڈیوائسز شروع میں بھجوائی تھیں. اس کے بعد اب کام چل رہا ہے ہمارا الخدمت کے ساتھ. انہوں نے ہم سے ایک پورٹیبل ڈیوائس لی جو وہ ساؤتھ پنجاب کی طرف اور سکھر کی طرف ڈپلوائے کرنا چاہتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ ہمارا نوشہرہ میں ڈسٹرکٹ گورنمنٹ کے ساتھ ڈائلاگ چل رہا ہے, وہاں پہ انشاءاللہ ہماری 2 سے 3 ڈیوائسز جا رہی ہیں. اس کے ساتھ ساتھ ہمارے پارٹنرز ہمارے ساتھ کام کر رہے ہیں, اور ہم نے, اور یہ میں ویسے بھی اپیل کروں گا کہ ہمیں اس ٹائم پہ لاجسٹیکل سپورٹ چاہیے, کیونکہ ہر جگہ پہنچنا ہمارے لیے خود مشکل ہے. لیکن ہمیں اگر ایسے لوگ ہمارا ہاتھ پکڑتے ہیں جو ٹرانسپورٹ میں اور یہ ان دور دراز جو علاقے ہیں جہاں پہ کلیمٹی ہے وہاں پہنچا سکتے ہیں, تو ڈیوائسز ہم اسلام آباد میں بنا رہے ہیں, اور ہمارے پاس اور ایکسیس کیپیسٹی بھی ہے. اور ہمارا ہوپ اور ویژن یہ ہے کہ ہم نے اس مہینے کے اینڈ تک تقریباً 65 اور ڈیوائسز کا ٹارگٹ رکھا ہے, جو بگ نمبر, ٹھیک ہے. اور اس کے لیے میں اپنی ٹیم کو بھی پش کر رہا ہوں, ہمارے لیے بہت بڑا چیلنج ہے, ٹیلنٹ پہ رائز کریں گے. حمزہ, کاسٹ ایفیشینٹ کتنی ہے, مہنگی ہے یہ؟ دیکھیں, اس کے اندر اس طرح ہے کہ آپ نے اس کو شارٹ ٹرم سولوشن نہیں سوچنا, آپ نے اس کو لانگ ٹرم سولوشن دیکھنا ہے. ابھی ہم فلڈ ریلیف پہ فوکسڈ ہیں, تو ہاں ہم فلڈ کے پانی کو ڈرا کر کے اس کو فلٹر میں سے گزار کے صاف کریں, بٹ یہ ڈیوائس 20 سے 25 سال چل سکتی ہے, اور اس کی جو آپ مینٹیننس کی بات کر رہے تھے وہ بھی ہم نے خود کرنی ہے. ایک ڈیوائس کی کاسٹ 10 لاکھ روپے ہے, لیکن جب آپ اس کو پر ایئر کے حساب سے دیکھتے ہیں اور آپ اس کی کاسٹ ڈویژن کرتے ہیں, ایک ڈیوائس دن کے اندر تقریباً 8 سے 10 ہزار لیٹر پرووائڈ کر سکتی ہے پینے کا صاف پانی, ٹھیک ہے. تو اس کی کاسٹ جو ہے وہ تقریباً 35 پیسہ پر لیٹر بنتی ہے. تو اس کے لیے اس سے جو پانی آپ لوگ پروڈیوس کر رہے ہیں اس کا کوئی لیبارٹری ٹیسٹ وغیرہ بھی آپ نے کروایا؟ آئی مین کیسے اوتھینٹک ہے؟ کیونکہ میں نے دیکھا ہے کہ ایک جوہر کے پاس ایک ڈیوائس لگی ہوئی ہے اور وہاں سے یہ ڈائریکٹ پانی لے رہی ہے, اینڈ دین اوبویسلی وہ قابل استعمال ہے وہاں سے آنے کے بعد. تو اس کا لیبارٹری ٹیسٹ کوئی میڈیکل پوائنٹ آف ویو سے اس کا کیا اوتھینٹسٹی ہے؟ جی دیکھیں, اس کی ہماری کچھ پروٹوکالز ہیں جو بڑی اسپیسیفک اور ہم نے شروع سے فالو کیے ہیں. سب سے پہلے تو یہ ہے کہ آپ اسٹیبلش جو سورس ہوتی ہے یوزلی اس کا لیبارٹری ٹیسٹ کرتے ہیں. PCR کے ساتھ ہمارا تعلق ہے, اور ہم ان سے کمرشل بیسس پہ چیک کراتے ہیں, جس میں آپ کو کیمیکل کمپوزیشن اور بیکٹیریل کمپوزیشن کا پتہ چل جاتا ہے. تو سب سے پہلا اسٹارٹ تو وہ ہوتا ہے. اس کے بعد اب یہ ٹائم اس طرح کا ہے کہ آپ ان علاقوں سے لیبارٹری ٹیسٹ 7 دن کا کرا کے واپس آنا بڑا مشکل ہے. تو اس کا سلوشن یہ ہے کہ ہم نے ایک جرمن وینڈر ہے, ان سے پریکیور کیے ہیں جن کو کہتے ہیں ٹیسٹ, یہ ٹیوب والے ٹیسٹ ہوتے ہیں. اچھا. اینڈ وٹ دے آر از کہ آپ ایٹ پوائنٹ آف ڈیلیوری پانی کو اس ٹیسٹ میں سے گزارتے ہیں اور وہ آپ کو کنفرم کر دیتا ہے کہ اس میں بیکٹیریل کنٹامینیشن ہے کہ نہیں. اچھا, ایمرجنسی رسپانس میں آپ ایڈریس کر رہے ہیں اس کا مطلب اس معاملے کو. تھینک یو ویری مچ حمزہ, بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں جوائن کیا. وی وش یو ویری بیسٹ آف لک. بہت اچھا کام آپ کر رہے ہیں اور بہت سارے لوگوں کی اس سے مشکلات حل ہوں گی. ڈیفینیٹلی ایک بہت برا ٹائم ہے جس میں بہت بیسک نیسیسٹی ہے پانی, اور اس کو اب قابل استعمال بنانا اٹ سیلف ایک بہت اچھی چیز ہے اور لوگوں کی ہیلپ ہو رہی ہے. حمزہ فاروق ہمارے ساتھ تھے. بوند شمس کے نام سے ان کا پروجیکٹ ہے جس میں یہ مختلف سیلاب زدہ علاقوں میں جو
जो है अपनी डिवाइसेस को वहाँ पर फिक्स करके वहाँ पर जो पानी है उसको पीने के काबिल बना रहे हैं, और ये बहुत ज़बरदस्त बात है। आप लोग भी इसमें अपना हिस्सा डाल सकते हैं किसी ना किसी तरह से। ओवरऑल वैसे भी क्योंकि हम बार बार अपील कर रहे हैं कि सैलाब के जो इलाके हैं, सैलाब ज़दा इलाके, वहाँ पे लोगों को आपकी हेल्प की ज़रूरत है। मुख्तलिफ फाउंडेशंस, हुकूमती इदारे इस हवाले से काम करें, ज़रूर डोनेट करें। अभी हम ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। ब्रेक के बाद हाजिर हो गए हैं जी, और अब शो का वक्त खत्म हो रहा है, लेकिन चूंकि एशिया कप जारी है, ऐसे में मुख्तलिफ वीडियोस हमें ड्रेसिंग रूम्स और इधर उधर से मौसूल होती रहती हैं जिसमें प्लेयर्स कुछ ना कुछ एक्साइटमेंट शो कर रहे होते हैं। ऐसी एक वीडियो आई जिसमें शाहीन शाह अफरीदी, नसीम शाह और हारिस रऊफ आपस में एक जूम पे गुफ्तगू कर रहे हैं, और वो गुफ्तगू बड़ी इंटरेस्टिंग हो रही है। एक दूसरे को बेस्ट ऑफ लक भी कहा जा रहा है, और साथ से ये भी कहा जा रहा है कि जी एशिया कप जाने नहीं देना। गुफ्तगू आपको सुनवाते हैं। कैसे, ठीक ठाक है? ओ हारिस, आप कैसे हो? मैं ठीक ठाक, आप बताएं आपकी रिकवरी कैसे जा रही है? रिकवरी अच्छी जा रही है। आपको मैंने कल मैच में देखा, काफी अच्छी बॉलिंग थी। बस आपके बताए हुए गुर है वही इस्तेमाल कर रहे हैं। बस ठीक हो, गुजारा ही हो। आपका रिएप कैसे जा रहा है यार? रिएप अच्छा जा रहा है इंशाल्लाह। आज वेट ट्रेनिंग करूंगा और 2 वीक्स बाद बॉलिंग इंशाल्लाह। लुकिंग फिट ब्रदर। नाश्ता कर रहा हूँ, नाश्ते में क्या फिट यार, मतलब वो बॉडी से लग रहा है ना थोड़ा, वो 6 पैक आए हुए हैं, थोड़े से तो आए हुए हैं। वो तो आपको बड़ा शौक है 6 पैक बनाने का। एक्टर भी बनना है बाद में मेरे हाल से। आप लोग नहीं हो ना, दूर हो, लेकिन फिर भी करीब हो, बहुत करीब। कोई बात नहीं, आप दिल के करीब है ना, दिल के करीब होने चाहिए। नहीं, ये क्या, रिजी बाबा कैसे हैं? बाबा ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह, काफी फिट है। ये यॉर्कर आखिरी में थोड़े ज्यादा हो। कर रहा हूँ उसके बाद कल करेंगे इंशाल्लाह। वो देखो, रिकवरी मैन फिट हो गया। यार बस आपको मिस कर रहे हैं ग्राउंड में। मैं भी मिस कर रहा हूँ। इंशाल्लाह मिलते हैं न्यूजीलैंड सीरीज पे, इंशाल्लाह जरूर मिलेंगे। इंशाल्लाह बस दुआएं अल्लाह आपको जल्दी फिट करे और आप भी फिट रहे इंशाल्लाह। बहुत सारा ख्याल रखो, और एशिया कप जाना नहीं चाहिए इंशाल्लाह। थैंक यू ब्रदर। शेन भाई आप कैसे? जबरदस्त कैजुअल कॉन्वर्सेशन बिटवीन द 3 पेसर्स पाकिस्तान के। नंबर 1 ऑब्वियसली शाहीन शाह अफरीदी, एंड देन हारिस रऊफ, और उनके साथ साथ अपकमिंग नसीम शाह भी। अपकमिंग तो नहीं कह सकते, अब तो अपनी सलाहियतें मनवा चुके हैं नसीम शाह भी। सो जबरदस्त। खैर जी, प्रोग्राम का वक्त अपने इख्तिताम पर तकरीबन पहुंच चुका है। जाते जाते आज लेजेंडरी लेग स्पिनर जनाब अब्दुल कादिर साहब को हम याद करेंगे, चूँकि आज उनकी बरसी है। आज से 3 साल पहले 6 सितंबर 2019 को आज के दिन ही लेजेंडरी अब्दुल कादिर साहब का इंतकाल हुआ। 63 बरस की उम्र में पाकिस्तान के लिए 67 टेस्ट के अंदर 236 विकेट लेने वाले अब्दुल कादिर का ताल्लुक लाहौर से था। 63 बरस की उनकी उम्र थी, और जब उनका इंतकाल हुआ पाकिस्तान के लिए बहुत ज़्यादा सर्विसेज, और ख़ास तौर पे हम अगर उनके क्रिकेटिंग करियर की बात करते हैं तो उन जैसा बॉलर इमरान खान द लेजेंड सेज दैट देयर इज़ नो प्लेयर लाइक अब्दुल कादिर। उन जैसा कोई प्लेयर आया नहीं उनके मुताबिक, द काइंड ऑफ बॉलर ही वॉज। और फिर उसके साथ साथ लेग स्पिनर्स के अंदर जो गुगली और दीगर वैराइटीज़ मुतारिफ कराई अब्दुल कादिर ने, दुनिया भर के बड़े बड़े बॉलर जैसे शेन वॉर्न का नाम लिया जाता है, जितने भी बड़े लेग स्पिनर्स हुए हैं वो अब्दुल कादिर को सीख कर हुए हैं। तो ही इज़ अ ब्रांड हिमसेल्फ। आज उनको हम याद करें, आज उनकी बरसी है, अल्लाह उन्हें गरीक़ रहमत करे। चेयरमैन चीफ सिलेक्टेड क्रिकेट बोर्ड भी रहे, बाद में रिज़ाइन कर दिया। सो उनका जो क्रिकेटिंग करियर हुआ नीट एंड क्लीन रहा, और ज़बरदस्त आदमी थे। अल्लाह उनको गरीक़ रहमत करे, उनके लिए दुआएं हम। आमीन। प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ, कल आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।